अपने देश के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में, मैं समझता हूँ सर ने पूरे देश में भ्रमण करके पढ़ाया है। तो वैसे सर युवा हैं, लेकिन पूरे देश को पढ़ाने का सर ने कार्य किया है। सर रेवाड़ी में भी पढ़ाए हैं, सर गुजरात में पढ़ाए हैं, सर हिमाचल प्रदेश में पढ़ाए हैं, सर ने दिल्ली में पढ़ाया है, और अभी सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रोफेसर हैं। और आपके बारे में मैंने सुना है कि सर जब अपने स्थान परिवर्तन के समय जब निर्णय लिए हैं, तब लोगों ने सर के पीछे जाने का कार्य किया है कि सर आप हम लोगों को छोड़ के मत जाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। उस तरह के शिक्षक हैं जो छात्रों के हृदय में वास करते हैं। आज हमने प्रोफेसर अरविंद कुमार झा जी को अपने शिक्षण अधिगम केंद्र की इस कार्यशाला में प्राप्त किया है। मैं सर से निवेदन करता हूं इस अवसर पर हमारे सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें और अपने विषय प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम लोगों के जीवन में एक उत्कृष्ट करने का नूतन आयाम योजित करें। प्रोफेसर अरविंद कुमार झा महोदय, नमस्कार सर, स्वागत। पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा पूरे हृदय के साथ आपको भी और प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी को। लगभग 10-12 वर्षों के बाद अपनी पुस्तक से कुछ चीजों को लेके फिर से बात करने का मौका मिला, और जिसका सिलसिला मैं पिछले 2-3 दिनों से कर रहा हूं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। लेकिन बहुत अच्छा लगेगा कि अपने ही शोध कार्यों में से जो कुछ मैं आज साझा करूंगा वो मेरी पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है उसी में से। और मैंने बार बार कहा है कि ज्ञान के, ये ठीक है कि भारत की जो पूरी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वो हमने बोरो किया है ब्रिटिश सिस्टम से, लेकिन ये सही समय है कि अब हम फिर से एक बार अपनी संस्कृति में ज्ञान के जो अलग आयाम हैं उनको जानने का कोशिश करें। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि प्रत्येक विषय वस्तु का इस दुनिया में 2 तरह के आयाम होते हैं। एक निरपेक्ष जिसको सारी दुनिया देखती है, और एक सापेक्ष भी है जो सोशियो कल्चरल होता है। और इसकी बात मैं करूंगा अपने वक्तव्य में, और इसीलिए आवश्यक है कि हम देखें कि जिसको हम ज्ञान कहते हैं, संज्ञान कहते हैं या शिक्षण शास्त्र कहते हैं, उसको भारतीय परंपरा में जो ज्ञान रहा है, भारतीय चिंतन में जो ज्ञान रहा है, उसे किस तरीके से देखा गया है। मैं ये भी दावा नहीं कहता हूं कि ये सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, कुछ चीजों में सर्वश्रेष्ठ है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी तर्कशास्त्र, दुनिया का कोई भी ज्ञान मीमांसा नहीं कर सकता है। ये एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है, और आज भी अपने वक्तव्य में इस बात को अपने तार्किक रूप से मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे इजाजत दिया जाए कि मैं अपना प्रेजेंटेशन करूं, और प्रेजेंटेशन में करना चाहूंगा अपने पीपीटी के माध्यम से। तो क्या आप मेरी स्लाइड्स को देख पा रहे हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई है अरविंद, इट्स विजिबल। स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है, थैंक यू। दिया गया उसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी, कॉग्निशन एंड पेडागोजी इन इंडियन फिलोसफी। सो द टाइटल इज इन फ्रंट ऑफ यू, एपिस्टेमोलॉजी, कॉग्निशन एंड पेडागोजी इन इंडियन फिलोसफी। मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि पेडागोजी के सभी आयाम को नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी और कॉग्निशन का जो कंबाइंड रूप में हमारे ज्ञान में है, उसका पेडागोजी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, बस अंत में मैं उसमें बारे में बात करूंगा। ज्यादा मैं केंद्रित करूंगा इसकी एपिस्टेमोलॉजी और कॉग्निशन के ऊपर। एक बात और मैं बता देना चाहूंगा कि मैंने पहले सोचा था कि पहले हमारी जो लोग तो उसको ऑर्थोडॉक्स परंपरा कहते हैं, लेकिन मैं उसको सनातनी परंपरा कहता हूं कि भारतीय ज्ञान जिस दर्शन में परिलक्षित हुआ है, जिसमें न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, बाद में आके जैनिज्म और बुद्धिज्म भी है, और इन सब में चार्वाक भी है। लेकिन मैं आज चार्वाक की बात नहीं करूंगा, मैं जैनिज्म की बात नहीं करूंगा, मैं बुद्धिज्म की बात नहीं करूंगा। मैं शुरुआत करूंगा न्याय से, फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत तक ही अपने को सीमित रखूंगा। तो पहले मैंने सोचा था कि इन सब की पहले एपिस्टेमोलॉजी आपसे बात करूं,
फिर उसके बाद कॉग्निशन की बात करूंगा, और फिर ये दोनों कैसे हमारी पेडागोजी को एनरिच करते हैं और पेडागोजिक लेसन्स हम क्या ले सकते हैं और उसका इम्प्लीमेशन कैसे कर सकते हैं. So here is my presentation. I'll be talking about the epistemology in Indian philosophy. I'll be talking about the cognition in Indian philosophy. Then I'll move over to epistemology and cognition in a combined way. So maybe I thought, yesterday I was preparing the slides, but this afternoon when finally I made up my mind to talk about this, I thought instead of talking epistemology and cognition separately, I'll be talking epistemology and cognition in conjointly. And then in the end, I would like to conclude my talk by pedagogic implications of understanding of epistemology and cognition as they figure in Indian thought system. Or as I said, that the majority of almost all, each and every word, experience will be slightly different one, mode of presentation will be a different one, but as far as the content is concerned, all the entire contents have been taken from my own book, and that is called Nyaya Philosophy, Epistemology and Education. And this is the first book in my life that was published around 2004 or 5. 2002 or 3, I had submitted my PhD, and then I got it published. I'm planning to extend this book, but when it will happen, I don't know. But yes, definitely that's there in the back of my mind. और ये पुस्तक पहली पुस्तक है, और ये पूर्णतः ये शोध पे आधारित है. ये ऐसा भी नहीं है कि 2 और 3 पुस्तकों को मिला लिया और लिख दिया गया, ऐसा नहीं है. ये बिल्कुल कई, आज मैं दावा करता हूं कि न्यायशास्त्र के ऊपर लगभग मेरे पास 250 से ज्यादा किताबें हैं, और उन सभी पुस्तकों का अध्ययन किया, अपने तरीके से अध्ययन किया, और जो कुछ समझा है उसी के आधार पे मैं अपनी समझ को आपके समक्ष रखूंगा. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है और ज्ञान मीमांसा जिसको हिंदी में कहते हैं वो क्या होता है. See, as far as epistemology is concerned, epistemology, you all know, I don't need to explain in detail, but I would like to explain few points. That epistemology is the branch of philosophy that investigates the basic nature of knowledge, including its sources and validation. So 3 things: basic nature of knowledge, number 1, its sources of the knowledge, and its validation. Second, it is a concern with the basic relationship between man's mind and reality. When I am saying man's, time and again I'll be referring to man, it includes women also. So between man's mind and reality, कि मनुष्य के मस्तिष्क और रियलिटी में क्या संबंध है. एपिस्टेमोलॉजी सिर्फ थियरी ऑफ नॉलेज नहीं है, इसके संबंधों के बारे में भी बात करता है. एंड विद द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ह्यूमन रीजनिंग, और मानव जो तर्क का उपयोग करता है वो तर्क कैसे बनाता है, तर्क कैसे बनता है, और किस तरीके से तर्क का प्रयोग किसी चीज के सपोर्ट के लिए भी करता है और किसी चीज के लिए खंडन के लिए भी करता है. सो एंड द थर्ड पॉइंट, therefore it sets the standards for the validation of all knowledge. When I'm saying knowledge, not knowledge, all knowledge, and it is the fundamental arbitrator of cognitive method. तो जो कुछ मैंने कहा वो संक्षेप में ये कहा कि जो ज्ञान मीमांसा है वो सिर्फ ज्ञान की प्रकृति हमें नहीं समझाता है, वो ज्ञान के साधन क्या है इसके बारे में भी परिचित कराता है, और वो जो ज्ञान आपने जिस भी साधन से लिया है वो वैध है या अवैध है इसकी भी जानकारी आपको देता है. इसके साथ साथ ये जो सबसे बड़ा काम करता है, जब भी हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो थियरी ऑफ नॉलेज तक हम सिमट रह जाते हैं. आज जो दुनिया में लोग ज्ञान मीमांसक लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये देखना कि मूल संबंध क्या है मनुष्य के मस्तिष्क में और जिस रियलिटी को वो कैप्चर करता है या जिस रियलिटी को वो रिसीव करता है, परसीव करता है, या जिस रियलिटी को वो कंस्ट्रक्ट करता है. पहली बात. दूसरी बात, और इन सब को करने में जिस तर्क का वो प्रयोग करता है उसका बेसिक ऑपरेशन क्या है. क्यों भारतीय होने के नाते गर्व के साथ मैं कहता हूं कि एरिस्टोटल की जो सिलोजिस्टिक रीजनिंग है वो न्याय के पंचपाद सिद्धांत के सामने कहीं नहीं ठहरता है. और तीसरी बात, मैंने कहा कि जो भी ज्ञान आपके पास है, राइट, जिस भी फॉर्म में है, वो एक खास प्रकार का स्टैंडर्ड सेट करता है, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान का वैलिडेशन वो करता है. और
उसी वैलिडेशन का परिणाम है। आप अगर विज्ञान की परंपरा में जाएंगे तो देखेंगे कि भौतिकी विज्ञान में न्यूटन को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन आज जब आप आइंस्टीन के भौतिकी विज्ञान के चश्मे से न्यूटन के विज्ञान को देखते हैं, भौतिकी विज्ञान को देखते हैं, या आइंस्टीन और न्यूटन के दोनों के ही भौतिकी विज्ञान को अगर आप आज जिस लेटेस्ट पैराडाइम की बात की जाती है, आप जब अब उसके चश्मे से देखते हैं तो लगता है वो दोनों बड़े ही शैशव हैं, बाल्यावस्था में ही थे, तो प्रौढ़ नहीं हुआ था। मैं क्वांटम मैकेनिक्स की ओर आपको इशारा कर रहा हूं। तो एपिस्टेमोलॉजी आज जो सरोकार है वो ये है, और इन सब में सबसे बड़ा सरोकार है कि जब मैं दावा करता हूं आई नो, व्हेन आई से आई नो, सो माय क्वेश्चन विल बी हाउ डू यू नो व्हाट यू नो। आप कैसे जानते हैं? जिसको आप कहते हैं कि मैं ये जानता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप समुच्चय की परिभाषा जानते हैं, मैं कहूंगा हाँ मैं समुच्चय की परिभाषा जानता हूं। ओके, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट थियरी। तो आई विल से सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या मैं जब ये स्टेटमेंट देता हूं तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को जान के जे देता हूं, मतलब समझ के देता हूं, या सिर्फ स्टेटमेंट को फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट देता हूं, मैं स्मृति के आधार पर देता हूं? ये कौन सी विधा होगी जो दोनों में फर्क करेगी? ज्ञान इन चीजों की मूल में जाके इसकी विवेचना करता है मित्रों। और इसीलिए मैंने कहा कि अब तक कुछ दिनों पहले तक मैं कहा करता था कि एपिस्टेमोलॉजी में हम सिर्फ यही अध्ययन करते हैं, व्हाट इज अ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, एंड हाउ फॉर्मेशन, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टेक प्लेस। क्योंकि देखिए, मैं ये स्टैंड आज नहीं लूंगा कि नॉलेज सिर्फ कंस्ट्रक्टेड नॉलेज होता है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, क्योंकि हमारी जो 6 की 6 धाराएं हैं या 6 के 6 स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो इसमें बिलीव नहीं करता है, वो उसकी एक्विजिशन फॉर्मेशन में ही बिलीव करता है, राइट? तो पहले तक मैं यही कहा करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो आज है क्या? तो जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि ये सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क और रियलिटी के बीच में नहीं, it also talks about the fundamental relationship between consciousness and reality। हमारी चेतना और जिसको हम रियलिटी कहते हैं उसके बीच के संबंधों को भी एपिस्टेमोलॉजी जांच प्रकाश करता है। यानी जिस प्रकार की भी विवेचना करना होगा, इवन मीमांसा शास्त्रों को भी अगर किसी चीज की मीमांसा करना है तो सहारा उसे ज्ञान मीमांसा का ही लेना पड़ता है। इवन जब वेदांतिस्ट न्यायिक के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके कुछ विचारों का खंडन कर रहे थे, तो भी जो उन्होंने मेथड अपनाई थी वो न्यायिक मेथड ही है। और आप सबको पता है, संस्कृत में आप जानते हैं उद्देश्य, लक्षणा और परीक्षा की हम बात करते हैं। दूसरी बात, द नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ सेंस परसेप्शन। जब आप कहते हैं कि ये सेंसेस ही ज्ञान देने में सक्षम है तो उसकी वैधता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, जो ज्ञान सेंस परसेप्शन से आता है। और सेंस परसेप्शन का ज्ञान ओपिनियन के ज्ञान से कैसे डिफरेंट होता है, और ओपिनियन का ज्ञान अनुभविक ज्ञान से कैसे अलग होता है, और अनुभविक ज्ञान जिसको कि नॉमिनल नॉलेज और फिनोमिनल नॉलेज में बांट के हम देखते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर ने ऐसा किया है, तो फिर उसकी प्रकृति इन दोनों प्रकार के ज्ञानों से कैसे अलग है। सो द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्स्ट्रैक्शंस एंड द पर्टिकुलर्स कैसे बनता है। कैसे हम कहते हैं कि एक औरत बालिका नहीं हो सकती है और एक बालिका औरत नहीं हो सकती है। यानी जो भी अवधारणा का आप निर्माण करते हैं उसकी प्रकृति क्या है और उसकी संबंध मूर्त और अमूर्त दोनों स्तर पर क्या होता है। जैसे कल ही मैंने अपने वक्तव्य में कहा, आज फिर मैं उस बात को दोहराता हूं कि जब एक गणितज्ञ 5 की अवधारणा का निर्माण मस्तिष्क में करता है और उस 5 को जब वो पुस्तिका के ऊपर लिखता है, कॉपी के ऊपर लिखता है, और जब उसको वो एक व्याख्या करता है और दूसरों को समझाता है कि 5 क्या है, तो क्या ये तीनों एक है या तीनों ही ज्ञान के निरूपण के प्रकृति में कुछ ना कुछ अंतर है। आप किसी भी गणितज्ञ से पूछेंगे, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं गणित भी पढ़ा और जो सबसे बड़ी डिग्री मैंने ली वो फिलॉसफी में ही ली, जिसको न्याय फिलॉसफी कहते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर मैं न्याय फिलॉसफी का एपिस्टेमोलॉजिकली अध्ययन ना किया होता तो आज मैं मीमांसा, सांख्य, योग, वेदांत, चारवाक, या जिसका भी नाम ले, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
लेकिन सिर्फ न्याय की ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए मुझे इन सब की भी ज्ञान मीमांसा, क्योंकि मेरी सुपरवाइजर की शर्त थी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेस्ट में हिस्ट्री ऑफ एपिस्टेमोलॉजी क्या है, फिर हम बात करेंगे पूरे भारत वाङ्मय में, पूरे भारतीय, बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा अमिता जी को कि बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने लिया कि जितने संस्कृत में लिखे गए उनमें क्या है, और तब हम फाइनली पहुंचेंगे कि न्याय में क्या है और न्याय की जो ज्ञान मीमांसा है इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्यों है और कैसे है, केवल क्यों नहीं है, कैसे है, किस प्रकार से है, क्या कारण है कि आज दुनिया के करीब मैं 12 कंट्रीज को जानता हूं जो हम में सब में तर्क है, सब में ज्ञान मीमांसा है, लेकिन न्याय के ज्ञान मीमांसा पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। और दुनिया ये स्वीकार करती है कि न्याय के ज्ञान मीमांसा के साथ साथ नव्य न्याय की जो ज्ञान मीमांसा है जिसकी शुरुआत गंगेश ने की थी, वो दुनिया की सबसे दुरूह ज्ञान मीमांसा में से एक है। दुनिया के मतलब कि जिसको आप कहेंगे क्लिष्ट लॉजिकल सिस्टम में से एक है। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए किसी एक्सियम्स को, किसी आइडेंटिटी, लॉज ऑफ आइडेंटिटी को, कॉजैलिटी को वैलिडेशन आप करते हैं, तो उसकी वैलिडेशन की नेचर क्या होती है? क्यों गणित में कुछ चीजों को मान लिया जाता है एक्सियम्स के रूप में और उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उसको चुनौती देंगे तो फिर कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे। और चौथी बात या आखिरी बात, पांचवी बात, द नेचर ऑफ सर्टेनिटी एंड ट्रुथ एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। देखिए, जो अवधारणात्मक ज्ञान होता है, ठीक है, उसकी जो सर्टेनिटी है, नेचर की सर्टेनिटी और ट्रुथ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में, क्योंकि शब्द की गहन व्याख्या करते हुए शब्द का अध्ययन किया है, मैंने शब्द के स्वरूप का अध्ययन किया है, निश्चित रूप से मैं न्यायिक एंगल से किया है, दूसरे एंगल से नहीं किया है, कि कोई दुनिया के दो शब्द एक नहीं हो सकते हैं, समान हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए समानार्थक शब्दों की कल्पना कम से कम मीमांसिक रूप से बिल्कुल गलत है। इसलिए जब हम हिंदी में या संस्कृत में समानार्थक शब्द कहते हैं वो समान नहीं है, या अंग्रेजी में करते हैं वो समान नहीं है। जैसे अंग्रेजी के 3 शब्द हैं रोने के लिए, नहीं, हिंदी में भी होंगे, रोने के कई शब्द होंगे, कई प्रकार के रोना होता है। तो हम कहते हैं रोना क्राइंग है, सॉबिंग है, वेलिंग है, नहीं। अब इतनी तरह के रोना है, वीपिंग है, सबसे सामान्य वीपिंग है, फिर क्राइंग है, फिर सॉबिंग है, फिर वेलिंग है जिसको बिलाप करना कहते हैं। अब ये 4 शब्द हैं, क्या लगता है ये चारों शब्द रोना एक ही है? नहीं, ये चारों अलग अलग हैं। तो उसकी जो ट्रुथ वैलिडिटी है, इस चारों शब्दों की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके आधार पर चारों शब्द नहीं 4 अलग हैं। देखिए, मेरा तो साफ मानना है जितने भी शब्द बने हैं वो खास प्रकार के अवधारणाओं की अभिव्यक्ति के लिए बने हैं। तो what is the nature of certainty and truth as characteristics of conceptual knowledge? ज्ञान मीमांसा में इसकी भी बात की जाती है। तो मैं क्या करूंगा, अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इससे फायदा क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए? हालांकि ये बात मैं अंत में करना चाहता था, लेकिन शुरू में ही कर दूं ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। पहली बात कि आप जिस भी डिसिप्लिन को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जिस भी विषय को आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, देखिए मैंने जानबूझ के डिसिप्लिन और सब्जेक्ट दोनों ही रखा है। डिसिप्लिन हायर लेवल पे होता है और सब्जेक्ट स्कूल, मतलब कि प्रीलिमिनरी 11-12 तक आप कह सकते हैं, 10वीं लेवल तक होता है। कब सब्जेक्ट डिसिप्लिन बनता है? जब सब्जेक्ट में रिसर्च शामिल हो जाता है। ठीक, तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, मुझे जैसा कि अमिता जी ने कहा कि कुछ विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाएं भी इसमें हैं, तो उस विषय की प्रकृति को तो जानिए आप, उस विषय के फॉर्म और नेचर को तो जानिए आप, उसके स्वभाव को जानना बड़ा जरूरी है, तभी उसके साथ आप न्याय कर पाएंगे। आज रिसर्च के नाम पे हो क्या रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि उस विषय को उसने जीवन में कभी नहीं पढ़ा और उस विषय पे वो मनोवैज्ञानिक रूप से, दार्शनिक रूप से, सामाजिक रूप से करते हैं। पहले पढ़िए तो उस पर। तो इसलिए एपिस्टेमोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है मित्रों, ताकि आप डिसिप्लिन की गहराई को समझ सकें। थोड़ा और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, क्या कि वो क्या चीज है जो गणित को गणितीय ज्ञान वाला विषय वस्तु बनाता है, और क्या चीज है जो वो रसायन शास्त्र को रासायनिक ज्ञान वाला विज्ञान बनाता है, और भौतिकी शास्त्र को भौतिकी ज्ञान वाला विज्ञान बनाता है।
या जीव विज्ञान को वो ज्ञान की क्या स्वरूप है, क्या नेचर है, क्या प्रकृति है जो उसको बायोलॉजिकल साइंस बना देता है, या वो क्या चीज है जो सोशल साइंस को सोशल साइंस बनाता है और ह्यूमैनिटीज को ह्यूमैनिटीज बनाता है। यानी ज्ञान के इस प्रकृति में, इनके कंटेंट में कुछ ना कुछ अंतर तो है ना। उस अंतर को गहराई से समझने के लिए आपके सब्जेक्ट की एपिस्टेमोलॉजी को समझना जरूरी है मित्रों। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जब हम पेडागॉजी कहते हैं और एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी को अलग कर देते हैं और पेडागॉजी को अलग कर देते हैं। न्यायशास्त्र का कहना है नहीं, एपिस्टेमोलॉजी ही पेडागॉजी को एक गाइडेड लाइफ्स देता है। I have written in my book also, this is epistemology that provides guided lives to pedagogy, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या पेडागॉजी एपिस्टेमोलॉजी को जन्म नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर बुद्धा, आप हालांकि मैं आज बात नहीं कर रहा हूं लेकिन प्रसंग आ रहा है कि बहुत अच्छा होगा कि बुद्धिस्ट को पढ़ाने वाले लोग ये जानने की कोशिश करें कि बुद्धा जब श्रवण देते, जब प्रवचन देते थे तो उनकी पेडागॉजी क्या थी, वो क्यों इतनी इफेक्टिव थी और कैसे इफेक्टिव थी। इसलिए मैंने दो टर्मिनोलॉजी की बात की है। एपिस्टेमिक पेडागॉजी, वो पेडागॉजी जो ज्ञान मीमांसीय हैं, और वो शिक्षण शास्त्र जो पेडागॉजी को जन्म देता है। इसलिए दो चीजों को मैंने लिखा है, एपिस्टेमिक पेडागॉजी एंड पेडागॉजिक एपिस्टेमोलॉजी, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अंत में करूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो निश्चित रूप से आप प्रश्न पूछिएगा, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। चलिए अब सीधा सीधा चलते हैं एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलॉसफी पे। देखिए इसमें हम इन हिस्से में हम बात करेंगे, लेकिन इसमें से जैसा कि मैंने कहा कि मैं चारवाक को, जैन को और बुद्धिज्म को छोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वैदिक लिटरेचर के ओवरव्यू में। बड़ा ही फैंटास्टिक है। और जब मैं वैदिक लिटरेचर की बात कर रहा हूं तो वेदांत की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद न्याय और नव्य न्याय, थोड़ा सा नव्य न्याय करूंगा। मैं नव्य न्याय का छात्र नहीं रहा हूं, न्याय का रहा हूं, लेकिन बात जरूर करूंगा वैशेषिक का, सांख्य का, योग का, मीमांसा का और अंत में वेदांत का। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक लिटरेचर के ऊपर। देखिए पहले जरा इंडियन फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द 6 एक्सेप्टेड स्कूल्स ऑफ, जिसको सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं, और जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक को अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। अब कितना ये सही है गलत है आप पे छोड़ता हूं, लेकिन भारत के विद्वानों ने ही, दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने इस तरीके से कैटेगराइज करके लिखा है। सो द 6 एक्सेप्टेड स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन थॉट एक्सेप्ट एटलीस्ट 2, ज्ञान के 2 साधन को स्वीकार करते हैं कम से कम। चारवाक को छोड़ के, चारवाक सिर्फ एक को करता है, प्रत्यक्ष को करता है, राइट। एंड एट मोस्ट ऑल 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज, तो कम से कम ज्ञान के 2 साधन हैं और ज्यादा से ज्यादा 6, जो बाद में वेदांत में जाके 8 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडियन फिलॉसफी की बात की जाए तो ये 6 प्रकार के ज्ञान के साधन बताए हैं, जिसमें से हर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा, खासकर जहां तक ऑर्थोडॉक्स का है, जहां तक न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत की बात है, वो करते हैं। कौन कौन है वो? For English people, it's a perception, inference, testimony, comparison, postulation and non-cognition apprehension, जिसको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द न्याय ने कहा है, जिसमें से प्रत्यक्ष और अनुमान को वैशेषिक मानता है। नहीं, आप जब आप जाएंगे तो सांख्य 3 को मानता है, नहीं, उसी तरीके से और आगे आप बढ़ेंगे और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ये व्याख्या है। जहां तक वैशेषिक की बात है, अभी मैंने जैसा कहा कि वैशेषिक इनमें से 2 को मानता है, सांख्य और योग। चूंकि आपको पता है कि योग जो है, अगर योग का व्यवहारिक पक्ष जो है वो सांख्य के फिलॉसफी से लेता है, और इसीलिए अंग्रेजी में हम इसको सिंक्रेटिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। सो न्याय एंड वैशेषिक आर सिंक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट, सांख्य एंड योग आर सिंक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट, एंड मीमांसा एंड वेदांत आर syncretic school of thought, right? So सांख्य एंड योग फर्स्ट 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज को रिकॉग्नाइज करता है, एंड न्याय 4 को करता है, मीमांसा 5 तक चला जाता है, और वेदांत में जो अद्वैत हैं वो 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज को करते हैं। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि ईच ऑफ द एबव 6 इज कॉल्ड प्रमाणा। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें बड़ा फाइनल डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, वो अपने आप में ज्ञान भी है और ज्ञान का साधन भी है। इसलिए प्रमाण ज्ञान भी है, और प्रमाण के आधार पे आप ज्ञान का को प्राप्त भी करते हैं, ज्ञान को एक्वायर्ड भी करते हैं, ज्ञान को बनाते भी हैं।
So it is instrument of valid knowledge and valid cognition. इसलिए जब मुझे लगा कि अलग अलग ना बात करके एक साथ की जाए, फिर मैं कह रहा हूं कि इन छह में सबसे जो सशक्त है परसेप्शन, राइट, और परसेप्शन की व्याख्या, जितनी सघन व्याख्या भारतीय दर्शन में की गई है, मुझे अब तक दुनिया का कोई दर्शन नहीं मिला है। हाँ, साइकोलॉजी ने जरूर थोड़ी बहुत कोशिश की है, वेस्टर्न साइकोलॉजी ने, लेकिन तार्किक रूप से, दार्शनिक रूप से जितनी गहन व्याख्या भारतीय दर्शन में मिलता है, भारतीय चिंतन में, वो कहीं नहीं मिलता है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज अ प्रमाण? प्रमाण इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज एंड वैलिड कॉग्निशन। इसलिए वैध ज्ञान ही आपका वैध संज्ञान है। लेकिन आज मैं जब लिख रहा था, इसको बना रहा था, तो एक बात और आई कि क्या सभी प्रकार के ज्ञान को हम संज्ञान कह सकते हैं, या सभी प्रकार के वैध ज्ञान संज्ञान होंगे? इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ा, जिसपे आज मैं कुछ नहीं बात करूंगा, लेकिन आज सुबह सोचते सोचते मन में आया कि चैतन्य ज्ञान ही संज्ञान है, यानी वो ज्ञान जो बुद्धि से उतर के आपके चेतना तक पहुंच जाए, वो कॉग्निशन बनता है। कहने का मतलब, ज्ञान तो है, लेकिन अगर उसको आप कॉग्नाइज नहीं करते हैं तो वो आपका कॉग्निशन या संज्ञान नहीं बनता है। ये पोजीशन में लेने वाला हूं, और इस पोजीशन पे देखते हैं, कभी कुछ लिखेंगे और आपसे बात करेंगे। यानी कॉन्शियस नॉलेज ही संज्ञान है, या वो नॉलेज जो आप, जिसकी पहुंच आपके कॉन्शियसनेस तक है, वो संज्ञान है, या वो कॉग्निशन है। So in Indian philosophy, the first systematic treatment of the means of knowledge, इसलिए नहीं मित्रों कि मैंने न्याय शास्त्र में PhD किया है, इसलिए क्योंकि मैंने उसका अध्ययन बहुत गहनता से किया है, और उसको बार बार लगातार मैं दूसरे शास्त्रों के साथ इसकी तार्किक शक्ति को और इसके ज्ञान मीमांसीय क्षमता को तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया है। और मैंने एक बात बड़ा साफ कहा कि इवन मीमांसिक और वेदांतिस्ट को भी जब खंडन करना पड़ता है न्याय के किसी सिद्धांत को, तो सहारा अंत में न्याय के ही तरीकों का लेते हैं, उसके ही तार्किक आधारों को लेते हैं। सो इट वॉज स्टार्टेड बाय महर्षि गौतम। और मैं बता दूं, मैं एक मैथिल हूं, और शायद गौतम का नाम, और पहली बार मुझे एक पुस्तक मिली थी जिसका NS जुनाकर ने लिखी, और NS जुनाकर लिखते हैं अपनी पुस्तक के ओपनिंग प्रेफेस में कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी originated in the heartland of Mithila and it was propounded by none other than गौतम। और गौतम के सूत्र ही न्याय का आधार है, आप सबको पता है। And that's why it is called, and it is a systematic treatment। हालांकि इस पे विवाद है कि न्याय ने सारे सूत्र कह दिए, बाद के लोगों ने, वात्सायन ने, उसके बाद के लोगों ने, सब लोगों ने उसको व्यवस्थित किया, हो सकता है, मैं इस विवाद में नहीं जाता हूं। मैंने कविराज की पुस्तक पढ़ी जिसमें कम से कम 48 स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे कैसे न्याय शास्त्र डेवलप होता गया और उसके एक के बाद दूसरा साहित्य कैसे आता गया। खैर, उसमें हम नहीं जाएंगे। So it also deals with the object of knowledge। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज एज सच को डील नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को भी डील करता है, जिसको प्रमेय कहते हैं या प्रमेयस कहते हैं। ठीक है, अब बाद में दिस स्टडी कंसर्निंग नॉलेज केम टू बी ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। इसलिए ज्ञान और नॉलेज एज सच एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज बाद में अलग अलग हो गया, लेकिन शुरू में एक ही था। एंड thus there came into existence works on pure logic and epistemology। लेकिन न्याय को अगर आप पढ़िएगा तो तर्क और ज्ञान मीमांसा दोनों साथ साथ चलते हैं। बड़ा मुश्किल है डिस्टिंग्विश कर पाना कि कब तर्क ज्ञान मीमांसा का रूप ले लेता है और ज्ञान मीमांसा कब, असल ने वेस्टर्न सिस्टम में कही है कि गणित कब तर्क बन जाता है और तर्क कब गणित बन जाता है, कहना बड़ा मुश्किल है। So all mathematical propositions are nothing but the logical propositions, and all logical propositions are nothing but the mathematical propositions, friends. So this departure is noticeable first in the works of Buddhism में आता है, और मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। हालांकि न्यायिकों ने पूरे ताकत के साथ, पूरे तार्किक आधार के साथ बुद्धिस्ट के लॉजिक का खंडन किया है, लेकिन मेरा मानना है एक किताब जरूर आप लोग, जो लोगों को तर्क, भारत की तर्क परंपरा में को जानना और समझना है, पढ़िए। DN तिवारी ने किया है, धर्मेंद्र नाथ तिवारी ने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने काम किया है। उस पुस्तक का नाम है इंडियन रियलिज्म। और उस इंडियन रियलिज्म में न्याय की परंपरा में जो तर्क और ज्ञान मीमांसा है और बुद्ध की परंपरा में जो तर्क और ज्ञान मीमांसा है, दोनों के संवाद को लेके जन्म दिया गया है, जिसका नाम इंडियन रियलिज्म कहा गया है। आप जानते हैं सभी कि सारे के सारे 6 दर्शन का जो मैं नाम ले रहा हूं, ये इंडियन रियलिज्म पे बेस्ड है।
ये रियलिस्टिक फिलॉसफी है। हालांकि अब मैं बिल्कुल क्या कहें एंटी रियलिस्टिक हो चुका हूं जब से कंस्ट्रक्टिविस्ट पढ़ता हूं मैं, लेकिन मेरी जीवन का जो आरंभ है जहां तक फिलॉसफी की बात है वो रियलिज्म की दुनिया के साथ है। खैर, तो मैं कह रहा था कि बाद में डिपार्चर हुआ कि ज्ञान अलग हो गया और ज्ञान का विषय वस्तु हो गया, और जो प्रोमिनेंटली अगर किसी में दिखता है तो बुद्धिज्म में दिखता है और जैन में भी दिखता है। जैन फिलोसफर्स ने और बुद्धिस्ट फिलोसफर ने ऐसा किया है। लेकिन जहां तक न्याय स्कूल के लॉजिशियंस का सवाल है, मोस्ट ऑफ देम कमेंटेटर्स ऑन द न्याय सूत्रा फॉर अ लॉन्ग टाइम adhere to the old practice of what? The old practice of treating epistemology as a part of metaphysics. इसलिए भारतीय दर्शन में मेटाफिजिक्स अलग है, एपिस्टेमोलॉजी अलग है और एक्सियोलॉजी अलग है, ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन में जो मेटाफिजिक्स, और जब मेटाफिजिक्स कह रहा हूं तो ये भी नहीं अलग कि ऑन्टोलॉजी अलग है, कॉस्मोलॉजी अलग नहीं है। जो ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं न्याय दर्शन के, उन्होंने अपनी पूरी एपिस्टेमोलॉजी को मेटाफिजिक्स से अलग नहीं किया, उसको मेटाफिजिक्स का ही पार्ट मानते हैं कि अंतिम सत्य क्या है। लेकिन करीब 10वीं शताब्दी में एक हुए हैं विद्वान जिसका नाम है भासरवज्ञ, आप सबको पता है, who included only the study of the means of knowledge in his, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है न्याय सार। बहुत सारी किताबें हैं, न्याय बिंदु, न्याय सार, न्याय कणिका, न्याय संकणिका, मतलब अगर मैं नाम अभी गिनाने लगूं तो 250 से ज्यादा का नाम गिनाऊंगा, राइट। उन्होंने बाद में इसको अलग कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ मीन्स ऑफ नॉलेज पे काम करेंगे। मीन्स ऑफ नॉलेज, अगर एपिस्टेमोलॉजी है तो एपिस्टेमोलॉजी पे करते हैं, और ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है न्यायिक परंपरा में तो भासरवज्ञ को जाता है। देन जो उसके बाद जो न्यू स्कूल ऑफ लॉजिक है, जिसको नव्य न्याय के रूप में जाना जाता है, जिसको फाउंडेड किया था करीब 12वीं शताब्दी में आके गंगेश ने, और गंगेश बंगाल का रहने वाला था, नाडिया डिस्ट्रिक्ट, अब नाडिया कहलाता है, पहले नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट कहलाता था। और वो मिथिला, कहा भी है कि मेरे जीवन का ये सबसे ब्रिलियंट और उसकी बड़ी मार्मिक स्टोरी है। मैं आपसे ये दोनों स्टोरी अंत में, अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला दीजिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा गंगेश के बारे में भी और उदयनाचार्य के बारे में। और उसने एक नई धारा न्याय की निकाल दी जिसको कहते हैं नव्य न्याय, और शुद्ध तर्क है उसमें और कुछ नहीं है। और तर्क, आपको ताज्जुब होगा, उसके एक सूत्र पे अगर आप 100 पेज लिख देते हैं तो अमेरिका का कोई भी फिलॉसफी का डिपार्टमेंट आपको पीएचडी दे देगा। अभी अभी एक चक्रवर्ती के आया है काम उसी पे, बस एक सूत्र को लेके काम किया है, इतना दुरूह माना जाता है वो। खैर, सो इट सेटल डाउन टू ए वेरी सटल एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज एज एन ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्टिव ब्रांच ऑफ स्टडी। और कहा नहीं, ज्ञान और ज्ञान के साधन ही सबसे अलग होंगे, और एपिस्टेमोलॉजी में इसलिए लोग ज्यादातर इसकी बात करते हैं। एंड फॉर ए फ्यू सेंचुरीज एपिस्टेमोलॉजी, जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं, came to be regarded in India as not only an important but an indispensable part of the philosophic discipline, friends. जो दरभंगा के, मिथिला के जो मॉडर्न के महाराज हुए थे, राइट, आपको पता होगा कि भारत में बहुत कम ऐसे किंग हुए हैं जो ब्राह्मण हुए हैं। वो सिंह लिखते हैं लेकिन ही इज अ ब्राह्मण। और उसने कुछ नहीं किया था, अकबर के दरबार में भारत के तमाम प्रकांड विद्वानों को अपनी न्यायिक तार्किक शक्ति से पराजित किया था, और अकबर खुश होके वो पूरा का पूरा उनको वो किंगडम दे दिया था। खैर, तो क्यों हुआ और कैसे हुआ इसकी हमने बात की। अब जरा हम गौतम की बात करते हैं, क्योंकि न्याय का पूरा जो एपिस्टेमोलॉजी है वो गौतम पे आधारित है। द फर्स्ट सिस्टमैटिक राइटर ऑन लॉजिक इन इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है इनको, और इन्होंने ज्ञान की बड़ा ही सूक्ष्मतम परीक्षा की है। And as one undertakes by epistemology undertake provides a method of metaphysical inquiry. तो सुन लीजिए, जो एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी गौतम ने शुरू की थी, महर्षि गौतम ने, वो बेसिकली एक मेटाफिजिकल इंक्वायरी है और वो क्रिटिसिज्म है। एंड वी फाइंड दैट इन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, whether consciously or unconsciously, it has been used as such. इसलिए जब भी आप ज्ञान की मीमांसा की विवेचना करेंगे, याद रखिए, आप जिस भी ज्ञान को जानना करेंगे उसके सत्य को, तत्व को और उसकी वास्तविकता को जाने बिना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कमाल आपको लगेगा। मुझे याद है कि आईसीपीआर के चेयरमैन रहे, अभी अभी उनका टर्म शायद खत्म हो गया, और प्रोफेसर सिन्हा आईसीपीआर के चेयरमैन हो गए हैं। और प्रोफेसर सिन्हा ने भी आईसीपीआर लखनऊ में अभी अभी मैं किसी
एक चीज पे लेक्चर देने गया था तो वहां मुलाकात हुई थी। तो उससे पहले जो रहे प्रोफेसर जोशी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अरविंद जी, न्याय में आप मनोविज्ञान को कहाँ और कैसे देखते हैं, क्योंकि लगभग एक दशक में इंडियन साइकोलॉजी में काफी एक्टिव रहा। और जो पहली किताब भारत में छपी इंडियन साइकोलॉजी की हैंडबुक, जिसको कि कैम्ब्रिज ने छापा है और प्रोफेसर के रामाकृष्ण राव और आनंद प्रांजपे इन लोगों ने मिलकर इसका एडिटिंग की है, उसमें मेरा एक चैप्टर है पर्सनालिटी इन इंडियन थॉट सिस्टम। कल मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। कि अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको दिखेगा न्याय शास्त्र में कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी का कमाल का कॉम्बिनेशन है। हालांकि ये सही जगह नहीं है जहां मैं इसके बारे में बात करूं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा गौर से देखें कि हमने क्या कहा अब तक हमने आपसे कहा कि अगर आप नॉलेज की एनालिसिस इंडियन फिलॉसफी में करेंगे सबको एक साथ लेके, तो इट मे बी सेड that the means of knowledge, जिसको प्रमाण कहा गया है, which have been considered possible, कि यानी ज्ञान संभव है, वेस्टर्न की तरह नहीं। जेनोफेंस तो कहता है कि मनुष्य के पास, होमर तो कहता है कि सेंस परसेप्शन नॉलेज होता है जो सही नॉलेज नहीं है, और जेनोफेंस कहता है कि मनुष्य के पास तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसका ठीक उल्टा भारतीय दर्शन कहता है ज्ञान संभव है, मनुष्य के पास ज्ञान हो सकता है। और किस रूप में होगा? प्रमाण के रूप में होगा, which have been considered possible and have been discussed, not necessarily accepted by all the schools। लेकिन क्या कहा गया है इसके बारे में संक्षेप में मैं आपसे बात करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पहला कहा डायरेक्ट नॉलेज, जिसको प्रत्यक्ष, अभी हमने बात किया। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सेंस कॉग्निशन, इंक्लूडिंग सेंस कॉग्निशन। इसलिए देखिए, ज्ञान और संज्ञान दोनों एक हो रहा है। अब आगे जब बढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष को क्या कह रहा है? इट इज ए डायरेक्ट नॉलेज बट इट इज इंक्लूडिंग सेंस कॉग्निशन, यानी बिना सेंस कॉग्निशन का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ा मुश्किल है कह पाना न्याय शास्त्र में। इसलिए कुछ लोग इसको थियरी ऑफ लॉजिक, कुछ लोग थियरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, कुछ लोग थियरी ऑफ कॉग्निशन, कुछ लोग थियरी ऑफ रेप्यूटेशन, वाद विवाद का भी इसका सिद्धांत कहते हैं, और बड़ा कमाल का है। दूसरा, नॉलेज बाय सिमिलैरिटी, जिसको उपमान कहा है। तीसरा, वर्बल टेस्टिमनी, जिसको शब्द कहा गया है। स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी या अथॉरिटी, जिसको शास्त्रीय आगम कहा गया है। प्रिजम्पशन, अर्थापत्ति, इंप्लीकेशन, संभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, अभाव, एंड ट्रेडिशन, ऐतिह्य। यानी मैंने यात्रा शुरू की थी 2 से, पहुंचा 6 से, और अंत में इंडियन फिलॉसफी अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल कल्मिनेशन पे जब पहुंचता है तो इन 8 को मान्यता प्रदान करता है कि 8 प्रकार के साधन हैं जिससे मनुष्य के पास ज्ञान हो सकता है। देखिए, मैं इसके संस्कृत के शब्द बार बार नहीं कहूंगा, एक बार और मैं आपसे कह दूं कि क्या क्या वो है। सबसे पहला जो उन्होंने कहा है उसको प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा जिसको शास्त्रीय आगम या अथॉरिटी आप कहते हैं, छठा उसको अर्थापत्ति, और उसके बाद संभाव, अभाव और ऐतिह्य कहा गया है। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं और जरा वैदिक लिटरेचर की ओर जाते हैं। देखिए कि कितनी कमाल की बात वैदिक लिटरेचर में कही गई है। ऋग्वेद में 2 तरह के, मैंने कहा कि नॉलेज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, भारतीय दर्शन में ये दोनों पहले एक थे, बाद में अलग अलग हुए, और जैसा कि मैंने नाम लिया कि भाषावर्ग से ये शुरू होता है और वेदांत में जाके बिल्कुल परिलक्षित होता है। देखिए, ऋग्वेद में ऑब्जेक्ट्स के 2 प्रकार माने गए। दोज दैट आर इमीडिएट प्रेजेंट टू द सेंसेस, एक प्रकार का हुआ, यानी जो हमें इमीडिएटली हमारे सेंसेस के सामने है, जो आंखों से हम देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीवा से उसके स्वाद को ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। और दूसरा कहा है ऑब्जेक्ट होता है दोज दैट आर नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट टू द सेंसेस, दैट इज टू से दोज दैट आर रिमोट। ये एक प्रकार का ज्ञान की कैटेगरी में रखा है। सेकेंडली, दैट दोज व्हिच आर इमीडिएटली प्रेजेंट टू द सेंसेस आर ऑफ कोर्स नोन थ्रू द सेंसेस, कि जो इमीडिएटली होता है वो सेंसेस के द्वारा जान सकते हैं। बट दोज व्हिच आर रिमोट are not known by means of the senses, and hence there must be, if any, some other means of their knowledge. And thirdly, that knowledge of those remote objects can be had either by means of divine testimony, for nothing is remote to God, or by reflection। आपको पता है कि न्याय शास्त्र ने, हालांकि कुछ लोग कहते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने बाद में न्याय कुष्मांजलि पे शोध भी किया, न्याय शास्त्र ने कहीं भी ईश्वर की अवधारणा को नहीं माना है। न्यायशास्त्र कहता है मनुष्य के शुद्ध तार्किक शक्ति ही
यानी शुद्ध बुद्धि ही उसके मुक्ति का कारण हो सकता है, उसी से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन बाद में जब वेदांतिक ने उस पर अटैक किया है कि कुछ प्रकार के ज्ञान तो आप नहीं जान सकते हैं, नहीं हो सकता है मनुष्य के पास, तो बाद में न्यायिक कुसुमांजलि में ईश्वर की अवधारणा को मान लिया गया है। लेकिन शुरुआती दौर में जो ओल्डेस्ट न्यायिकाज हैं वो नहीं मानते हैं। लेकिन ये तो वैदिक लिटरेचर है, ये तो ईश्वर की अवधारणा को पग पग पे मानता है। देखिए क्यों मैंने ये दो बातें आपसे शेयर की, इसके समराइज ये कहना चाहूंगा, इट अपीयर्स दैट वी फाइंड इन द टेक्स्ट ऑफ दीज वर्सेस द सीड्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट केम टू बी नोन लेटर ऑन एज डायरेक्ट नॉलेज एंड इनडायरेक्ट नॉलेज, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। वैदिक लिटरेचर, शुरुआती का वैदिक लिटरेचर, खासकर ऋग्वेद के जिस अंश को मैंने कोट किया, वो दो मानता है। अगर आप सतपथ ब्राह्मण को देखेंगे, which is said to be embody the views of a sage called Sandil, आप सबको नाम पता है। It is said that the self, both universal and individual, देखिए दो तरह के सेल्फ होते हैं, एक इंडिविजुअल सेल्फ जो मेरे पास है, और एक वो सेल्फ जिसका मैं पार्ट हो, जिसको आप यूनिवर्सल सेल्फ कर सकते हैं। लेकिन हालांकि सेल्फ की अगर आप सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करेंगे तो तीन प्रकार का है, इंडिविजुअल सेल्फ, कलेक्टिव सेल्फ जो उसको सामाजिक सेल्फ कहते हैं, और यूनिवर्सल सेल्फ। हालांकि सोशियोलॉजी दो में ही विश्वास करता है, लेकिन फिलॉसफी इन तीनों सेल्फ में विश्वास करता है, इंडिविजुअल सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ एंड कलेक्टिव सेल्फ। तो जो यूनिवर्सल सेल्फ है हैज इंटेलिजेंस एंड विल। इसलिए ज्ञान कहां है, किसमें बुद्धि है, किसमें है, तो कहता है सेल्फ में है। और एरिस्टोटल और प्लेटो ने भी कहा कि ज्ञान का जो मूल साधन मनुष्य के अंदर है वो तो आत्मा है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल and the universal self emerges distinctly. Number 8. Number 2, and the knowledge of the self is declared to be the key to the knowledge of the whole universe. इसलिए कहता है जिसने स्वयं को जान लिया वो संसार को जान लिया। So if you know the self, you know the whole universe. Why? Because you are nothing the part of the that universal self, universe. जिसको हम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि कह के कहा गया है। So if one knows the self, nothing remains to be known and consequently there is no room for doubt. और इसलिए स्वज्ञान आज भी खासकर आध्यात्मिक परंपरा में तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी वैदिक लिटरेचर को आप देखेंगे तो मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप अरण्यक के कुछ को अध्ययन करेंगे और उपनिषद को कुछ को अध्ययन करेंगे, मैंने किया था उस समय, अब तो बस अपनी पुस्तक को पढ़ता रहता हूं क्योंकि मुझे लगता है उसी का सार तो मैंने अपनी इसके पुस्तक में लिखा है। तो शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा एक काइंड ऑफ मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजी देखने को मिलता है। किसमें? वैदिक लिटरेचर में। आई रिपीट, नॉट एब्सोल्यूट एपिस्टेमोलॉजी और नॉट आइसोलेटेड एपिस्टेमोलॉजी, बट वैदिक लिटरेचर हमें मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजी की ओर ले चलता है इन साहित्यों में। चलिए मैं वैदिक लिटरेचर को जरा छोड़ूंगा क्योंकि इतने में ही बहुत सारा टाइम चला गया, लेकिन कमाल की चीजें हैं इसमें। अच्छा लगता है कि मैं इसको बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन करता एक चीज लेकिन आपसे बात कर लूं कि एक पैसेज है ब्राह्मण में which is the earliest expression of the doctrine of नाम एंड रूप। नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म का बड़ा ही खूबसूरती डिस्क्रिप्शन है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, तो ये झगड़ा वेस्टर्न फिलॉसफी में भी कमाल का है, नेम एंड फॉर्म का। लेकिन देखिए क्या कहता है ब्राह्मण में, ये जो पैसेज है, जिस पैसेज का अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपके सामने रख रहा हूं। पहला, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज नोन ईदर बाय इट्स फॉर्म और नेम और बोथ। दुनिया की प्रत्येक चीज जानी जा सकती है या तो इसके नाम के द्वारा या इसके फॉर्म के द्वारा या दोनों के द्वारा। दूसरी बात ये कहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विषय वस्तु को आपको जानना है तो उसको सिर्फ ये मत जानिए कि समुच्चय नाम मत जानिए, समुच्चय के स्वरूप को समझने की कोशिश करिए। या कोई पूछे कि आप पाइथागोरस के सिद्धांत को समझते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है ये नहीं समझिए, वो सिद्धांत जिस चीज को स्टेट करता है उसके अंदर क्या है। दूसरी बात, दैट विच मे नॉट बी नोन बाय नेम इज नोन बाय इट्स फॉर्म। और जिसका नाम नहीं है उसको आप फॉर्म से जान सकते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात। और इसलिए संस्कृत में तो संज्ञा की क्या परिभाषा है मैंने नहीं ठीक से पढ़ा होगा, बचपन में याद नहीं है मुझे, 10वीं तक ही मैंने संस्कृत पढ़ी है। लेकिन हिंदी में जो संज्ञा की परिभाषा उसका मैं कटु आलोचक हूं। अंग्रेजी में भी जो संज्ञा की परिभाषा उसका मैं कटु आलोचक हूं। क्या आप कहते हैं विषय वस्तु और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये अधूरा है।
इसको पूर्ण करने के लिए भारतीय ज्ञान मीमांसा में आपको जानना पड़ेगा, उसमें पैठ बनानी पड़ेगी। अंत में आप पूछिएगा मुझसे कि मेरे अनुसार इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, इस 6 सिद्धांतों के आधार पर। इसी की आज आवश्यकता है। दुर्भाग्य से मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे तमाम संस्कृत विभाग संस्कृत के टेक्स्ट का सिर्फ ट्रांसलेशन करते रह जाते हैं। करना क्या है कि उस ट्रांसलेटेड नॉलेज को अपने एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे लाएं। मैं पेडागोजिक में एक मॉडल आपके साथ शेयर करूंगा। तो दूसरा ये कहता है दैट विच मे नॉट बी नोन बाय नेम इज नोन बाय इट्स फॉर्म। क्या कमाल की बात कह रहा है। थर्ड, दैट ऑब्जेक्ट्स हैविंग नेम मस्ट ऑल्सो हैव फॉर्म। यानी दुनिया में जितनी चीजें हैं, अगर उसका नाम है, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था एपिस्टेमोलॉजिकली कि उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये कहता है उसका कोई ना कोई फॉर्म है। ये ब्राह्मण कह रहा है, का एक पैसेज कह रहा है, बट नॉट वाइस वर्सा। क्या मतलब कि नाम का फॉर्म हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है हर फॉर्म का नाम हो। लेकिन मैं मानता हूं, यहां मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं ब्राह्मण के इस सूत्र से, कि मनुष्य में ताकत है कि मनुष्य हर फॉर्म का नामांकन कर सकता है और करता है। चौथी बात, दैट फॉर्म इज समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू माइंड। अब सवाल उठता है कि वो फॉर्म कहां बिलोंग करता है। देखिए, प्लेटो, एरिस्टोटल ने भी कहा है और सोक्रेटिस ने भी कहा, तीनों ने कहा है कि आइडिया इज द सुप्रीम, और कहा वो मनुष्य के मनस में होता है। मैंने यहां माइंड लिखा है, यहां मस्तिष्क नहीं है, मनस है। So that name is something which belongs to speech. अब आप जरा गौर से इन 5 को देखिए, आप कम से कम 5 पेडागोजिक मॉडल बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, हम लोगों ने नहीं किया ऐसा, कुछ नहीं किया अभी तक, तो मुझे नहीं मिला है। और किसी ने किया है तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, और सिर्फ जानना नहीं, समझना भी चाहूंगा। छठी बात ये कहता है that the whole universe is coextensive with these two universal principles of form and name, and he who understands these attains a comprehensive and universal knowledge of the universe and acquire a very superior personal merit. आप जरा अपने आप से पूछ के देखिए, जिस विषय को आपने अब तक पढ़ा है या आप पढ़ाते हैं, उसके स्वरूप को आप कितना समझते हैं। उसके स्वरूप को समझने के लिए कंटेंट के बियॉन्ड आप कहां कहां गए और किस चीज को आपने समझने की कोशिश की। अमिता जी, मेरा आपसे आग्रह होगा कि जब लगे कि मैं समय बहुत हो चुका है। जी सर, एक मिनट। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि आपकी उपस्थिति आ गई है, कृपया उसे पूरित कर दें, उसे भर दें। जी, तो समय जब कम पड़े तो आप मुझे बताइएगा, मैं रुकूंगा और थोड़ा संक्षेप में अपनी बात को कहूंगा, क्योंकि ये तो मेरी पीएचडी है, इसको तो मैं सोए भी दिन भर बोल सकता हूँ। आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में हमें सिखाया गया था, एक शिक्षिका कहा करती थी, योर पीएचडी इज योर फर्स्ट बेबी। तो बड़ा मजा आता है। बट एनीवे, अगर मैं ऐत्रेय आरण्यक को कोट करूं तो आपको तमाम कमाल लगेगा। इसमें जो कॉग्निटिव एक्ट बताए गए हैं, द कॉग्निटिव एक्ट इज एनालाइज्ड इनटू द नोअर, जिसको प्रज्ञ कहा गया है, द इंटेलेक्ट प्रज्ञा कहा गया है, द कॉग्निशन प्रज्ञान कहा गया है, एंड इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट कॉग्नाइज्ड। अब देखिए कॉग्निशन की कितनी बढ़िया व्याख्या ऐत्रेय आरण्यक करता है, और कहता है इट इज नॉलेज इटसेल्फ। इट सेज दैट ऑल रियलिटी इज माइंड डिपेंडेंट, and in fact it is knowledge itself, and therefore the cognitive act is analyzed into the knower, the intellect, and the cognition. And it also maintained that all reality exists only in so as far as it is a known, and hence it is a mind dependent. लोग कहते हैं आधुनिक विज्ञान की ये देन है। अब अगर आधुनिक विज्ञान की देन है तो हमें खुश होना चाहिए कि ऐत्रेय आरण्यक में ये बात कह दी गई। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता सिर्फ इसको पढ़िए और ट्रांसलेट नहीं करिए, इस पे कुछ ना कुछ अपने विषय में काम करिए। और आरण्यक तो यहां तक कहता है कि जो द सेल्फ इज मोर डेवलप्ड इन मैन, सब में चेतना है, लेकिन जो मनुष्य का चैतन्य है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और इसीलिए सबसे ज्यादा ज्ञानी इस धरा पे कोई हो सकता है तो मनुष्य हो सकता है। चलिए, मैंने कहा था कि इसको छोड़ूंगा। अब मैं आता हूं वैदिक लिटरेचर के बाद। मैंने कहा था कि मैं न्याय से शुरू करूंगा। न्याय 4 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के संज्ञान की बात करता है: प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द।
perception, inference, comparison, and authority. Well, friends, and when you will see Nyaya, you will find that it talks about the valid knowledge, and it arrives at the valid knowledge, which I have described through this small picture. Like from Nyaya, you can take the logical steps, and from the same Nyaya, you can take the epistemological, and combining the two, you can arrive at the valid knowledge. और इसलिए न्याय को क्या कहा गया है? न्याय को कहा गया है, न्याय is a science lays down the rules and methods for arriving at valid knowledge. और जैसा कि अभी हमने उसमें तो आपको अलग अलग दिखाया, बेसिकली जब न्याय ज्ञान मीमांसा की हम अगर बात करते हैं, ये चारों प्रमाणों को कहता तो ये चार अलग अलग प्रमाण हैं, लेकिन जब व्याख्या करता है और मनुष्य के ज्ञान के निर्माण में चारों को एक दूसरे से ओवरलैप करता हुआ मिलता है। इसलिए अनुमान के लिए प्रत्यक्ष जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। अनुमान के लिए इन दोनों का होना जरूरी है, इसीलिए सबका होना जरूरी है, जिसको आप कहते हैं कि न्याय एपिस्टेमोलॉजी। इफ यू अलाउ मी टू स्पीक इन इंग्लिश, I would like to say that the Nyaya epistemology moves towards some key features of Nyaya logic, such as the relationship between cognition and reality, and the correspondence theory of truth. Right? So, but I am not going in this. Knowledge is constructed of the 16 categories of the reality. यानी कहा कि इन 16 पदार्थों का ज्ञान मनुष्य के पास हो जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। उसमें ईश्वर कहीं नहीं आता है दोस्तों, कहीं नहीं है। 16 सूत्र आप पढ़िए, पहले ही सूत्र में इन 16 पदार्थों की बात की जा रही है और इसमें कहीं भी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, नॉलेज इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ द 4 प्रमाणास। कौन कौन प्रमाण? वही बता दिया आपको, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। And this goal is achieved also through the successive disappearance of false knowledge. और मिथ्या ज्ञान ज्यों-ज्यों हटता जाएगा, आपके पास सही ज्ञान होता जाएगा। And among the pramanas, perception is that knowledge which arises from the contact of the senses with their objects, is infallible and has practical utility. और उसको 2 हिस्से में न्याय निभाता है, ordinary kind and extraordinary kind. और जिसको फिर बाद में हम अगर इन्फरेंस पे जाएंगे तो इन्फरेंस में भी प्रोवेंस की बात की गई है, व्याप्ति और व्यापक की बात की गई है, लेकिन खैर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब आते हैं कि इंडियन थियरी ऑफ नॉलेज को, खासकर जो न्याय थियरी ऑफ नॉलेज है, उसको 2 हिस्से में बांटा गया। सेल्फ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, जिसको स्वतः प्रमाण ने कहा गया है, और वैलिडेटेड बाय एक्सट्रेनियस मीन्स, जिसको परतः प्रमाण कहा गया है। ट्रुथ वैलिडिटी को जानने के लिए दूसरों के द्वारा ही इसको वैलिडेट करना पड़ता है। आप समझते हैं, लेकिन दूसरे को जब तक नहीं करते हैं आप उसको नहीं मानते हैं। चलिए, इन सबको छोड़ना पड़ेगा मुझे। और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि इन्हीं चारों के बाद वो इंट्यूटिव नॉलेज को नहीं मानता है। न्याय इंट्यूटिव नॉलेज को मानता है और उसको योगज कहा है। सो न्याय एडमिट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन ऑल्सो, इट्स नॉट ऑर्डिनरी परसेप्शन है, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन योगज परसेप्शन उसको कहा गया है। और उस रियलिटी को, जिसको आप मेटाफिजिकल रियलिटी को कहते हैं, जो ट्रुथ, मेटाफिजिकल रियलिटी की ट्रुथ जो कंसर्न है, वही एपिस्टेमोलॉजी है। इसीलिए न्याय शास्त्र में एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन प्राइम फोकल पॉइंट किसकी है? तो एपिस्टेमोलॉजी की है, जो मेटाकॉग्निटिव एक्सरसाइजेस के दौरान पहुंचता है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि कॉग्निशन को 2 हिस्से में वैलिड और इनवैलिड कॉग्निशन माना जाता है, यानी संज्ञान एक वैध है और एक अवैध। तो यही प्रश्न मैंने उठाया था कि कैसे जानते हैं कि कौन सा वैध है और कौन सा अवैध है। तो इसकी एक बृहद व्याख्या इसमें की गई है न्याय में। चलिए, ये एजुकेशन का केस है, मैं बाद में इसमें बात करूंगा और बाद में हम इसकी ओर लौटेंगे। अब आप पेडागॉजी के दृष्टिकोण से, आप सबको पता है कि एरिस्टोटल की सिलोजिज्म आपने पढ़ा होगा। क्या है एरिस्टोटल सिलोजिस्टिक रीजनिंग? ऑल मैन आर मॉर्टल, अरविंद इज ए मैन, सो अरविंद इज ए मॉर्टल। इस संसार के सभी मनुष्य मरणशील हैं, अरविंद एक मनुष्य है, इसलिए अरविंद मरणशील है। अब बड़ा गौर से देखिएगा, मैंने बार बार कहा है, ये जो लॉजिकल स्टेप्स हैं, दे आर बेसिकली एथिकल, इसकी एथिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। इसलिए दुनिया की जितनी लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजिकल है, उसका अल्टीमेटली जो इंप्लीकेशन है वो एथिकल इंप्लीकेशन होता है। ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इस बारे में बात करने का, मैं जरूर इस बारे में बात करता।
राइट। तो आप देखिएगा इसके ठीक उल्टा, यानी इसमें 3 स्टेप्स हैं, मेजर प्रमाइज, माइनर प्रमाइज और कंक्लूजन। इसका ठीक उल्टा न्याय कहता है नहीं, ये अधूरा है। तो पूरा क्या है, उसके लिए उसने दिया है पंच अवयव सिद्धांत या पंचमावय सिद्धांत भी लोग कहते हैं। अब पंच अवयव में क्या क्या पांचों हैं, ये हैं। सबसे पहले प्रोपोजिशन देते हैं आप, नहीं, फिर रीजन देते हैं आप, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप एप्लीकेशन देते हैं और फिर कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं। So it's conception and assumptions regarding protection अनुमान also through a wider net for ascertaining the logical validity of propositional knowledge। भाई जब आप कहते हैं all men are mortal, ये क्या है, प्रोपोजिशन है, और फिर मेरे ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि अरविंद इज ए मैन, और कहते हैं ओ अरविंद मरणशील है। इसमें 2 चीजों को ये और जोड़ता है। ये न्याय सिलोजिज्म की खासियत है और पेडागोजिक इंप्लीकेशन इसकी कमाल की होगी, जिसकी मैं अब बात नहीं करने जा रहा हूं, इन सबको मैं छोड़ रहा हूं। जरा गौर से अब वैशेषिक की ओर हम आते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि वैशेषिक फिलॉसफी जो है वो सिंक्रेटिकल स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है, न्याय और वैशेषिक, राइट। लेकिन न्याय जहां 4 को मानता है, वैशेषिक सिर्फ 2 को मानता है। लेकिन वैशेषिक को जरा उसकी फिलॉसफी को गौर से आप देखेंगे तो उसने कहा कि वो द्रव्य और गुण और कर्म, यानी एसेंशियल नेचर ऑफ कैटेगरीज या सब्सटेंस जिसको कहा गया है, न्याय भी 16 द्रव्य और 16 पदार्थों की बात करता है। उसमें द्रव्य है, गुण है और कर्म है, और उसके बाद उसमें 2 चीजों को और शामिल करता है, जनरलिटी जिसको सामान्य कहते हैं और पर्टिकुलरिटी जिसको विशेष कहते हैं, एंड इनहेरेंस संभाव्य कहते हैं। और जब इसके ज्ञान की बात आती है तो इसने, जैसा कि मैंने अभी भी कहा, ये प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है, और जो बाकी सारे हैं उसको अनुमान का साधन मानता है। सो नॉलेज बाय सिमिलैरिटी, नॉलेज बाय वर्बल टेस्टिमनी एंड नॉलेज बाय प्रिजम्पशन एंड इंप्लीकेशंस आर रिगार्डेड एज ओनली मोड्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अनुमान। लेकिन न्याय कहता है नहीं, ये अपने आप में अलग हैं और हैं भी। So direct knowledge is regarded as the product of the contact of an object with the sense organs and the soul। अब देख लीजिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, वैशेषिक ने सोल को ले आया बीच में, बाद के न्यायिकों ने भी सोल को लाया था, क्योंकि सारे ज्ञान का जो सीट है मनुष्य के अंदर वो सोल ही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी क्या समझ है सोल के बारे में, मैं आपसे करूंगा। ठीक है, नचिकेता और यम के डायलॉग को भी पढ़ के आप सोल की स्वरूप को समझ सकते हैं, आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भी आपकी अपनी समझ की भी एक स्वरूप का पता होना चाहिए आपको। सो वैशेषिक में जो थियरी ऑफ नॉलेज है वो द एजेंसी ऑफ माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और वो कहता है कि द एजेंसी ऑफ माइंड एज अ फैकल्टी ऑफ अटेंशन एंड वॉल्यूशन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। सो नॉलेज इज अल्टीमेटली ए क्वालिटी ऑफ द सोल। वैशेषिक आगे चला जाता है एंड, और वो बाद में 2 तरह के डिस्टिंक्शन करता है। फिर जहां तक उसकी बात आती है कैटेगरीज ऑफ क्वालिटीज को, जिसको गुणा कहा जाता है, गुण कहते हैं, एंड एक्शंस की बात करता है और आगे बढ़ जाता है। तो वैशेषिक में मैं यहीं तक चलूंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैशेषिक में, हालांकि बहुत कमाल का इसकी एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस है। आखिर कणाद ने इसको जन्म दिया है, और कहते भी हैं कि अणु की अवधारणा का अगर भारतीय दर्शन में कहीं सबसे पहले मिलता है, तो अगर मैं सही हूं तो आप में से कोई मुझे करेक्ट भी कर सकता है, वो इसी वैशेषिक दर्शन में ही या वैशेषिक सूत्र में ही मिलता है। सो इसमें विद्या और अविद्या की भी बात की गई है, और इसको सेंस ऑफ नॉलेज एंड एरर आल्सो रिस्पेक्टिवली विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। और अविद्या का मतलब यहाँ पे नॉन नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब चलिए जरा सांख्य और योग आएंगे और फिर मीमांसा और वेदांत पे खत्म करेंगे। सांख्य सिस्टम में आप सबको पता है कि जो सांख्य कारिका है या सांख्य प्रवचन है, अब सांख्य कारिका या सांख्य प्रवचन सूत्र है, तो सांख्य कारिका ने किसके द्वारा लिखा गया, ईश्वर कृष्ण के द्वारा। सांख्य प्रवचन जो है महर्षि कपिल ने लिखा, लेकिन क्रेडिट कपिल मुनि को ही जाता है सांख्य का, लेकिन सांख्य कारिका पहले लिख दिया गया था, ईश्वर कृष्ण उसके हैं, जो सांख्य सिस्टम का आधार है। ये दोनों ही पुस्तक। सांख्य डॉक्ट्रिन्स ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज इज प्रमाणा as contained in the Sankarika was developed by गौड़पाद in his भाष्य। जब गौड़पाद ने उस पर भाष्य लिखा तब उसने प्रमाण को रिकॉग्नाइज किया। एंड
वाचस्पति मित्र आप जानते हैं कि वाचस्पति सरस्वती पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं, और वाचस्पति मिश्र ने 6 दर्शन पे अपनी पुस्तक लिखी है, और उन्होंने सांख्य पे सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है, और उसमें भी प्रमाण को लेके एक गहन व्याख्या प्रस्तुत की है. So the Sankhya system starts with the assertion that desire for knowledge arises out of the need of ending misery. कि क्यों ज्ञान होना चाहिए? ताकि मेरी जो सफरिंग है, बुद्ध भी कहते हैं, और आपको ताज्जुब होगा, वहां भी ज्ञान का कारण यही माना गया है कि मनुष्य के सफरिंग को दूर करने के लिए, और हमारा सांख्य सिस्टम भी यही कहता है कि the desire for knowledge arises out of the need of ending misery. And it is further pointed out that a scientific knowledge of the unmanifested and the manifested nature and of the knower, जिसको spirit कहते हैं, is preferable to any other kind of knowledge such as a revelation or popular opinion. कहा कि मतलब रिविलेशन, आप जानते हैं कि कुछ धर्म हैं जो सिर्फ रिवील्ड नॉलेज में विश्वास करता है. इंडियन फिलॉसफी केवल रिवील्ड नॉलेज में नहीं विश्वास करता, कहता है कि इनसे भी ऊपर और पॉपुलर ओपिनियन से भी ऊपर जिस ज्ञान को जानना चाहिए वो 2 हैं, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड एंड द स्पिरिट. जो लोग कहते हैं कि योगा करो और मुक्त हो जाओगे और ईश्वर से मिल जाओगे और मुक्ति हो जाओगे, एपिस्टेमोलॉजिकली ऐसा सही नहीं है. क्यों ज्ञान मीमांसा के आधार पर ऐसा सही नहीं? क्योंकि योग में जो प्रधान तत्व है वो है चित्त. हालांकि तीनों कहते हैं चित्त, वृत्ति और निरोध. चित्त वृत्ति का निरोध करना ही चित्त की ओर लौटना है और उससे मिल जाना है. लेकिन चित्त और वृत्ति, अब देखिए चित्त को क्या माना है इसने? चित्त को योग दर्शन में कॉग्निटिव फैकल्टी माना है. जैसा मैंने कहा, इट डिनोट्स द कॉग्निटिव फैकल्टी बट एट टाइम्स इट आल्सो सिग्निफाइज कॉग्निटिव एक्ट्स. तो वृत्ति भी चित्त ही करता है, तो वो कॉग्निटिव फैकल्टी भी है और कॉग्निटिव एक्ट्स भी है. अब सवाल उठता है कि वृत्ति फिर क्या है? तो देखिए, वृत्ति हर कार्य को, हर क्रिया को वृत्ति नहीं कहा जा सकता है ज्ञान मीमांसा के आधार पर. क्यों? क्योंकि ज्ञान मीमांसा के आधार पे जो योग दर्शन में वृत्ति की का डेफिनेशन दिया गया है, वो कहा गया है कि वृत्ति इज द एक्टिविटी ऑफ द इंटेलेक्ट. इसलिए जब इंटेलेक्ट आपकी वृत्ति करता है चित्त के साथ मिलके, वही जो है मूलतः एक प्रकार का, यानी इंटेलेक्चुअल एक्ट को वृत्ति माना है उसने. So in short, what I would like to say is this, that the chit, which usually denotes the cognitive faculty, but at times it also signifies cognitive acts. And the other term, vritti, which is often used with chit in the compound chit vritti, being the activity of the intellect. मेरा स्लाइड देख पा रहे हो क्या आप लोग? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुआ है. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ. एक मिनट. अच्छा, एक मिनट उसको. अब आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को? हाँ, अब आ गया ना, ठीक है. तो मैं यही बात कह रहा था कि योग सूत्र की एपिस्टेमोलॉजी को अगर आप गौर से देखेंगे या योग दर्शन के को देखेंगे गौर से, तो यही बात कहता है कि चित्त जो है एक कॉग्निटिव फैकल्टी है और वो कॉग्निटिव एक्ट भी करता है. दूसरी बात, किसको वृत्ति कहा है ज्ञान मीमांसा के आधार पे? उसने कहा हर वृत्ति नहीं है, बीइंग द एक्टिविटी ऑफ द इंटेलेक्ट. बुद्धि या मनस की जो वृत्ति है वही वृत्ति है. ठीक है. सो सिमिलर टू द सिंक्रेटिक रिलेशन बिटवीन न्याय एंड वैशेषिक, योग एंड सांख्य आर ट्रीटेड क्वाइट ऑफन एज कंबाइंड स्टडीज. इसलिए दोनों को मिला के अध्ययन करना पड़ेगा. योग को पूरा समझने के लिए सांख्य को पढ़ना ही पड़ेगा. राइट. केवल जो कुछ लोगों ने शुरू किया है, देखिए हम तो दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो हम उसी रूप में इसको देखते हैं. आगे बढ़ते हैं. हालांकि योग सूत्र की अपनी कमाल की एपिस्टेमोलॉजी है जिसपे घंटों बात की जा सकती है. और जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि इसमें भी ऑब्जेक्ट और नॉलेज को अलग देखा गया. तो इसमें कहता है कि ऑब्जेक्ट इज नोन और नॉट नोन अकॉर्डिंग एज इट इज रिफ्लेक्टेड और नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इंटेलेक्ट. कि कोई वस्तु का ज्ञान आप में होगा या ना होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी बुद्धि में उसका रिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. यानी उसकी प्रतिबिंब आपकी बुद्धि में बन जानी चाहिए.
ये मेरे नहीं, योग सूत्र में ये सारी चीजें शामिल है जो मिलेगा, जिसमें केवल चित्त वृद्धि और निरोध की बात नहीं है, या योगिक पोस्चर्स की बात नहीं है, मतलब अपने आप में संपूर्ण में। कभी बार तो आपको लगेगा कि सांख्य पढ़ने की जरूरत क्या है, इसलिए कि जब आप पुरुष और प्रकृति की अवधारणा उसमें आएगा तो सांख्य को जानना जरूरी हो जाता है, तभी आप योग दर्शन के ज्ञान मीमांसा को समझ पाएंगे, तभी आप इसके इंटेलेक्ट, जिसको ये प्रज्ञा कहता है, प्रज्ञान कहता है, उसको आप समझ पाएंगे। चलिए, मीमांसा आप सबको पता है कि कुमारिल, प्रभाकर और सर्वास्विनी सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन दो चीजें इसके बारे में मैं आपसे जल्दी में शेयर कर लूं कि ये प्रमाण को मानता ही है, अनुमान को भी मानता है, उपमान को भी मानता है, और उसके बाद दो चीजों को और, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक चीज और शामिल कर लेता है, पांचवा, वो है अर्थापत्ति, जिसको प्रिजम्पशन कहते हैं, और जिसका मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नॉलेज में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, और जब बाद के मीमांसा शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें शब्द और अभाव भी आता है, लेकिन शुरू में उसका नहीं है। लेटर मीमांसिक उसको भी रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। अगर इसके भाष्य को आप देखेंगे तो इसका भाष्य, जो मीमांसा के ऊपर भाष्य है जो कुमारिल ने किया है, जिसमें प्रिजम्पशन एंड नॉन एग्जिस्टेंस को शामिल किया है, इट एजर्ट्स दैट फ्रीडम फ्रॉम एरर इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ डायरेक्ट नॉलेज। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए किसी प्रकार का उसमें विपर्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें एरर नहीं होना चाहिए। यानी ज्ञान क्या है? जो एरर से दूर है। क्या मतलब? which is erroneous is not direct knowledge। जो कुछ फॉल्टी है वो डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। So there is a distinction between right apprehension and wrong apprehension। इसलिए कॉग्निशन को हम क्या कहते हैं कि कौन सही कॉग्निशन है? जो राइट एप्रीहेंशन है। राइट एप्रीहेंशन होगा तो ट्रू कॉग्निशन होगा, और रॉन्ग एप्रीहेंशन होगा तो फॉल्स कॉग्निशन होगा। So when the mind is obstructed, there is a wrong apprehension। आप लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और चला जाए, या आप बड़ा इंटेंस होकर कुछ काम कर रहे हैं, बीच में लोग बोले जा रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें रॉन्ग एप्रीहेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। So for right apprehension is the only when there are no obstructions। इसलिए मस्तिष्क का एकाग्र होना, चित्त का, मस्तिष्क का केंद्रित होना और चित्त का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। ये मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी इसकी गहन व्याख्या करता है। So the mutual contact of the sense organ, mind and the object is the cause of right apprehension। But the question is, how does one know about it? कि भाई मान लीजिए कि मुझे इसका ज्ञान चाहिए, इस पेन का, तो सांख्य ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा तो ये कहता है कि मेरे सेंस ऑर्गन यानी आंख, मस्तिष्क और इस वस्तु तीनों में कांटेक्ट होना चाहिए। कैसे पता चला कि तीनों में मेरा कांटेक्ट हुआ ही ना हुआ? तो मीमांसिक जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि one knows about it when a right cognition is obtained by the removal of the defects। But then how to discriminate between what is a defective and what is not? दूसरा क्वेश्चन। तो इसका उत्तर मीमांसिक लोग देते हैं कि the answer is that if one carefully investigates, we do not find any defect। In the absence of any proof for the presence of a defect, we presume that there is no defect। यानी वही बात कि अगर कोई सबूत नहीं है डिफेक्ट का, इसका मतलब वो परफेक्ट। And therefore, only that apprehension is a false and none other which has defective cause and where it is perceived that it is a false। कहते हैं ना, अरे आपने मैंने देखा है अपनी आंखों से, फिर कहते हैं अरे आपने ठीक से नहीं देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं, आपने अपने कान से ठीक से नहीं सुना है, आपने ध्यान देके नहीं सुना है, आपने ध्यान से नहीं देखा है। और फिर उसके बाद ये इन्फरेंस की बात करते हैं, और इन्फरेंस में ये दो तरह के को बताते हैं, दैट बेस्ड अपॉन ए डायरेक्टली एप्रीहेंडेड रिलेशन एंड दैट बेस्ड अपॉन ए कॉमनली नोन रिलेशन की बात करता है। देखिए, मैं सिर्फ आपको ओरिएंट कर रहा हूं, ये इन सब के लिए काफी पढ़ना पड़ेगा, और मैं अब तो लगता है कि ठीक हुआ। पहले लगता था क्यों इतना टाइम लग रहा है, पूरे 5 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद थोड़ी बहुत समझ बनी। चलिए, मीमांसा के बाद बहुत लंबी व्याख्या इसकी है और बहुत मजेदार व्याख्या है, लेकिन इन सब के बारे में नहीं बात करूंगा। जल्दी से हम लौटते हैं अंतिम पड़ाव पे, जिसको हमने कहा है कि
ऐसा ही होता है, जब आपके पास बहुत ज्ञान होता है तो आप लिखते जाते हैं, स्लाइड्स बनाते जाते हैं और होता जाता है। वेदांत एपिस्टेमोलॉजी। अब इसमें सेल्फ को काफी बढ़ा चढ़ा के, काफी विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि नॉलेज का जो सीट है, स्थान है, वो मनुष्य का सेल्फ है। और सेल्फ क्या है, कल भी बात करूंगा मैं कॉन्शियसनेस के बारे में, और संक्षेप में आज भी आपसे कर लूं। द सेल्फ एज ए कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड इन द स्टेट ऑफ वेकिंग। आई रिपीट, सेल्फ एज ए कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड इन द स्टेट ऑफ वर्किंग। सिर्फ संसार के बारे में सचेत होना नहीं, चैतन्य होना नहीं, जागृत अवस्था में जब आप चैतन्य रहते हैं तो कहते हैं, सुषुप्त अवस्था में नहीं। और दूसरा कहा है सेल्फ एज ए कॉन्शियस इन द स्टेट ऑफ ड्रीम। लेकिन आज मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, शायद 22 या 23 को जब मैं कॉन्शियसनेस के बारे में बात करूंगा। तो कहने का मतलब ये ज्ञान के लिए सेल्फ को, यानी चेतना को, एक अहम इंपॉर्टेंस देता है। क्यों और कैसे देता है वो जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको और होगा। अकॉर्डिंग टू जब शंकर ने इसकी व्याख्या करते हुए किया है, और तीनों का इसमें आपको पता है कि वेदांत में अद्वैत वेदांत है, द्वैताद्वैत है और विशिष्टाद्वैत है, और भी कई परंपराएं हैं, लेकिन मैंने 3 को ही देखने की कोशिश की है। और जहां तक गॉडपार्ड का डॉक्ट्रिन है ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी, कमाल का है इसका जो डॉक्ट्रिन सिद्धांत है। वो कहता है कि दैट द वर्ल्ड ऑफ वेकिंग एक्सपीरियंस इज एज अनरियल एंड इल्यूजरी एज दैट ऑफ द ड्रीम्स, दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस आर इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम द आइडियाज ऑफ द सेम एंड दैट दीज आइडियाज themselves are illusory। ठीक उसका उल्टा अगर आप शंकर की थियरी ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी को जब आप देखेंगे तो उन्होंने डिस्टिंक्शन की है बिटवीन द वर्ल्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस एंड द वर्ल्ड इन द हाईएस्ट सेंस। इसलिए संसार के 2 अवस्थाएं में देखा है। वो जब कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वो किस जगत की बात करते हैं? वो वर्ल्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो वर्ल्ड इन दी हाईएस्ट सेंस की बात कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या हो रहा है। तो ब्रह्म जो है उसका सीट हाई सेंसेस के रूप में है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर आर इग्नोरेंस, जिसको अविद्या कहा है, एंड देयर इज ए नॉलेज, जिसको विद्या कहा है। सो व्हाट इज अ पिकुलियर टू शंकर इज हिज कंसेप्शन ऑफ माया, और उसमें वो माया को लेके आते हैं। और व्हाट इज माया अकॉर्डिंग टू हिम इज समथिंग पॉजिटिव एंड येट इनएक्सप्लिकेबल। वो पॉजिटिव है, भाव रूप उसका है, लेकिन वो अनिर्वचनीय है। लेकिन माया को हम सब ने निर्वचनीय किया है, वर्चनीय किया, आप सबको पता है। हम जिस माया की व्याख्या सामान्य लोग करते हैं और जनता देती है, वो या आम लोग देते हैं कि पैसा का मोह तो माया है। अरे तो निर्वचनीय है क्या? वो तो दिखता है, पैसा रुपया तो दिख रहा है, धन संपत्ति दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है। तो शंकर कहते हैं इट इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस एंड द डिसअपियरेंस ऑफ इट थ्रू एनलाइटमेंट एंड विल्स ट्रू रियलिटी। और कहते हैं वो क्या है? व्हिच इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट द ब्रह्मण। और इल्यूजरी का कारण उसी माया को मानते हैं। अब उस माया को दूर करना कितना मुश्किल है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है शब्दों में। कोशिश की है लोगों ने। सो इन द एनालिसिस ऑफ कॉग्निशन, जब संज्ञान की वो का विवेचना करते हैं शंकर, तो शंकर कहते हैं इट इज द सेल्फ व्हिच नोज। इसलिए कौन जानता है आपके अंदर? जब मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं, वो मैं कौन है? तो कहता है, वो शंकर कहते हैं इट इज द सेल्फ व्हिच नोज एंड इट इज द इंटेलेक्ट व्हिच एक्ट्स। जरा गौर से देखिए, आत्मा जानता है, बुद्धि कार्य करता है, एंड द फंक्शंस ऑफ द टू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन ऑन द अदर। इसलिए बड़ा मुश्किल है कह पाना कि दोनों के कार्य अलग अलग हैं या एक जैसे हैं या एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है। लेकिन एक चीज वो बड़ा साफ कहते हैं कि आपके पास ज्ञान है क्योंकि आपके पास चैतन्य है, आपके पास आत्मा है, आपके पास सेल्फ है। इट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ दैट नॉलेज इज पॉसिबल, and it is known by itself
and does not form an object of knowledge like other object. इसलिए ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, ज्ञान को विषय वस्तु के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए जब मैं एपिस्टेमिक पेडागॉजी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि वहां विषय वस्तु के रूप में नहीं पढ़ाना है, उस विषय वस्तु को ज्ञान के रूप में बदलते हुए ज्ञान के स्वरूप में ज्ञान देना है। और ये आसान काम नहीं है, एक पूरी लेक्चर हो सकता है इसके ऊपर। और इसीलिए शंकर कहते हैं शायद कि इट इज नोन बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज लाइक अदर ऑब्जेक्ट, एंड इट इज द ईगो कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंसेस ऑफ आई। तो कॉग्निशन का कैसे होता है फिर आप पूछेंगे। सो कॉग्निशन इज द रिजल्ट फ्रॉम द कंजंक्शन ऑफ द सेल्फ, द इंटरनल ऑर्गन, सेंस ऑर्गन एंड द ऑब्जेक्ट। इसलिए कहते हैं क्या करो आप, इंटरनलाइज करो नॉलेज को। लोग कहते हैं ना कि भारत में हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट तो कर लिया, इंटरनलाइज नहीं किया। प्रजातंत्र व्यवस्था तो ले ली, लेकिन प्रजातांत्रिक हम अपने आप को नहीं बना पाए, क्योंकि हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए। मैं तो यही सही शब्द जानता हूं। Now the question is, so Shankar explains how the internal organ is variously called manas, buddhi, vigyan and chit. Accordingly, as it functions in one way or another and how it is an indispensable factor in all cognition. इसलिए केवल किसी को कह देने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, किसी को दिखा देने से ज्ञान नहीं होगा। जब मैं इनको पढ़ता हूं और इनकी एनालिसिस वेदांतिक एपिस्टेमोलॉजी को करता हूं, और जब वेस्ट की साइकोलॉजी और उसको देखता हूं, तो मुझे वो सब बौने नजर आते हैं। और हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स पे जोर देने लगे। नहीं, ऑडियो विजुअल से पढ़ाओगे तो ज्यादा होगा, क्योंकि देख लोगे तो ज्यादा होगा। अरे कैसे देखोगे वो इंपॉर्टेंट। और वही शंकर कहते हैं कि it functions in a way or another and how it is indispensable factor in all cognitions. और तब उन्होंने कहा है कि it is called manas, which when it functions, right, and then buddhi, which is a function of certainty, etc., etc. So Shankar raises the problem of knowledge and error by pointing out that in ordinary experience, man fails to distinguish between two such opposite entities as the subject and the object, and that this superimposition, जिसको अध्याय कहा है, of the qualities of the one upon the other is due to ignorance. लेकिन ignorance भी knowledge का पार्ट ही है। अगर आप पढ़ के देखिए जरा सांख्य को। So this kind of superimposition, शंकर कहते हैं कि learned men consider to be ignorance and the ascertainment of the true nature of an object by discrimination they call knowledge. इसलिए अविद्या विद्या बन जाता है। इसलिए अविद्या विद्या का प्रारंभिक रूप है। अविद्या का होने का मतलब मूर्ख होना नहीं होता है। लेकिन एक सवाल आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में, क्या हाउ is it that the means of knowledge such as perception etc and the scripture should treat of that which is dependent upon ignorance? इसका बड़ा अच्छा उत्तर शंकर ने दिया है। The answer is that the operation of the means of knowledge is not possible unless there be first a notion of the subject, number one, and this is not possible without the erroneous notion that the sense of I and mind belongs to the body and the senses. अब गौर से करिए, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है कि मिसकंसेप्शन may be considered as the foundation of the right formation of the concept. So, in conclusion, it can be said that the ordinary human knowledge, which is the result of the pramanas, pertains to the world in the ordinary sense, which has only an illusory existence. Although, within the phenomenal existence, also we have distinctions of knowledge and error. For example, the perception of a rope and a snake. रात में अगर अंधेरे में सड़क पे चलते हुए सांप रस्सी का टुकड़ा दिख जाए तो हमें सांप दिख देते हैं। यही इरोनियस का दिया है। ये न्याय ने भी कोट किया है, वेदांत ने भी कोट किया है, मीमांसा ने भी किया, सबने किया। तो कहते हैं शंकर कि the world in the ordinary sense is the result of avidya or adhyasa, which can be removed by true knowledge.
और इसीलिए इन्होंने बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन की आलोचना की है। किसकी? खासकर दो चीजों की, मोमेंटरीनेस की और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की। और इनकी जो रेफुटेशन है, आप जरा देखिएगा कि जिस तर्क का ये प्रयोग करते हैं वो कमाल का एपिस्टेमोलॉजिकल आर्गुमेंट है, और वो परमानेंस ऑफ द नोन उपलब्ध के आधार पे करते हैं। एंड दैट ऑफ द इनवेरियंस प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रेफरेंस इन ऑल सेंस कॉग्निशन। So he has a very strong arguments against the doctrine of momentariness and subjective idealism. और विज्ञानवाद इनकी भी उन्होंने आलोचना की है। प्रोफाउंड स्कॉलर, वेरी प्रोफाउंड स्कॉलर। अब रामानुजम से हटके जब आप शंकर से हटके जब आप रामानुजम की डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी को देखेंगे, एक दूसरा लेयर सामने आता है और कमाल का लेयर आता है। आप सबको पता है कि विशिष्ट अद्वैत, जिसको कि मॉडिफाइड मोनिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, और वो शंकर से बिल्कुल एसेंशियल पॉइंट पे वो डिफर करते हैं। जैसे शंकर ने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है, और ब्रह्म को उन्होंने इसे होमोजीनियस इम्पर्सनल एब्सोल्यूट माना है, एंड द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड इल्यूजन माना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रामानुजम, ब्रह्मन इज द पर्सनालिटी व्हिच कॉम्प्रिहेंड्स विद इन इटसेल्फ ऑल द प्लुरलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए कितना फर्क हो गया। वही देखता है विद इन इटसेल्फ ऑल द प्लुरलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ, यानी एक साथ जो इतने अनुभव होते हैं, सब अनुभव का जो घटक है, जो उसको विटनेस से है, वो कोई और नहीं है, ये ब्रह्मन है। तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन इज रियल एंड नॉट इल्यूजरी। और कहते हैं इसमें परफेक्ट क्वालिटीज होते हैं, और यही दोनों ही हैं। इट इज बोथ द कॉज एंड द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए अद्वैत वेदांत की या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को समझने के लिए मैं कहूंगा कि शंकर के साथ साथ रामानुजम को भी पढ़िए, क्योंकि रामानुजम की एपिस्टेमोलॉजी कहीं कहीं नजर आता है कि शंकर की एपिस्टेमोलॉजी को ट्रांसेंड कर जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि he maintains that attributeless reality is inconceivable and cannot be proved to exist by any of the means of knowledge। और यही एरिस्टोटल ने भी कहा है, किसी भी पदार्थ की होने की सत्यता का प्रूफ कौन दे सकता है? बिना गुण के आधार पे तो आप नहीं दे सकते हैं। रामानुजम देखिए वही स्टैंड ले गए, राइट। अब इसको मैं छोड़ूंगा, मैंने पहले कहा था कि नहीं कर पाऊंगा, और अगले 5 मिनट में इसको भी छोड़ूंगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीधा पहुंचता हूं कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस पे। मित्रों, अगर आप ईमानदारी से पूछिए तो मैंने जस्टिस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक हवाई यात्रा कराई है। और क्यों ये जरूरी था? मुझे याद है कि मैं आईसीटी के कॉन्फ्रेंस पे हैदराबाद गया था, यंग रिसर्च स्कॉलर था और पढ़ा भी रहा था। और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो शिक्षा के ही प्रोफेसर थे, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, और एक बड़े भारत के फेमस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे वहीं दक्षिण भारत में। और वहां के बाद वो सीधे उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के आए और फिर वहां वाइस चांसलर बन गए। उन्होंने मंच से मेरे सामने कहा था कि भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं पूरा एनेक्डोट आपको सुना सकता हूं। टी हनुमान प्रसाद, जो बंगाल में बहुत दिनों तक चीफ सेक्रेटरी रहे थे, जिनको चंद्रबाबू नायडू अपना एडवाइजर लेके आए थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे उस प्रोग्राम को, और की नोट स्पीकर जो था उन्हीं वीसी साहब का था। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि वो फिलॉसफी पढ़ाते रहे, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ाते रहे। दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर जो एजुकेशन में वो लोग पढ़ाते हैं जिसने फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में स्वयं कुछ नहीं किया, या तो विषय के रूप में नहीं पढ़ा या शोध नहीं किया है। दुर्भाग्य है ये। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते हैं, दे ऑल आर कैपेबल। आवश्यकता है कि थोड़ा पढ़िए और ज्यादा पढ़िए, और पढ़ने से ज्यादा, जैसा कहा गया है, मनन और निधिध्यासन करिए। चिंतन और मनन की आवश्यकता है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि दुनिया का, भारत का कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, 6 दर्शन में से किसी भी दर्शन का कोई भी ग्रंथ बिना ज्ञान मीमांसा के वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता। और विवेचना तो बिना तर्क की वो करता ही नहीं। तो सवाल है कि क्या पेडागॉजी भी इसमें है? बिल्कुल है। और पेडागॉजी के नाम पे हम लोग डायलॉग ले लेते हैं और उपनिषद का एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं?
संवाद केवल बताते हैं, नहीं, वो तो एक है। मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग मिलकर अगर काम करें और एक पुस्तक निकालने के लिए सोचें या एक इंसाइक्लोपीडिया निकालने की कोशिश करें, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं कि पेडागॉजी भारतीय दर्शन में कहां कहां है, किस किस रूप में है और उसका उपयोग कैसे कैसे हो सकता है, तो कम से कम आपको 5 से 10 साल लगेंगे काम करने में। लेकिन इतना समय किसके पास है? बात सच है न, जब मेरे ही पास नहीं है तो किसी और के पास क्यों होगा, जबकि मुझे करना चाहिए। अगर मैं जीवन के 5 साल दे सकता हूं केवल न्याय दर्शन को समझने के लिए और उसी दौरान इन सब को भी पढ़ा, क्योंकि एक चैप्टर था जिसको मुझे लिखना था अपने पीएचडी थीसिस में, तो मुझे तो करना चाहिए ना। लेकिन क्या करें, अब आज के जमाने में ये भी जानना जरूरी है कि कितनी तरह के प्लेटफॉर्म हैं कि ऑनलाइन हम आपसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू में मैं जानता था कि, बहुत शुरू में मैं सिर्फ जानता था माइक्रोसॉफ्ट का एक, आपको भी पता है कौन, नाम नहीं लूंगा, आज भी बहुत सारे लोग उसी पे काम करते हैं। नहीं, बाद में जाना कि अरे आज मैं जानता हूं कम से कम 100 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और सबके थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फीचर्स हैं, यानी 100 प्लेटफॉर्म पे मुफ्त में जाके हम आपसे जुड़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को भी जानना भी तो जरूरी है। अब इनको जानेंगे तो उनको छूटेगा ही। तो अगर हम पेडागॉजिक इंप्लीकेशन देखना चाहते हैं और पेडागॉजिक मॉडल देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? पहली बात कि अब पहले इन एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ जाइए, इसमें जो चीजें आपको अच्छा लगे उसको रखिए, उसके बाद उस एंगल से आप अपने डिसिप्लिन को समझिए, जिसको मैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन कहा है। उसके बाद डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग को एपिस्टेमोलॉजी में कन्वर्ट करिए। कहते हैं ना कि ज्ञान को शिक्षण में और शिक्षण को ज्ञान में। किसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए मैंने पीसीके, सीपीके और टीपैक, जो मिश्रा मॉडल है, मिश्रा एंड कोहलर ने जो किया है उस यूनिवर्सिटी में डेवलप, जिसको भारत के लोग टेक्नो पेडागॉजी कहते हैं, उसका जो मूल है वो तो वही है, पेडागॉजी को कंटेंट नॉलेज में कैसे बदलें और कंटेंट नॉलेज को पेडागॉजी में कैसे बदलें। ये दोनों करना बहुत जरूरी है। और तब आपको पेडागॉजिक अंडरस्टैंडिंग में, यानी एपिस्टेमोलॉजी को पेडागॉजिक अंडरस्टैंडिंग बदलना है और पेडागॉजिक अंडरस्टैंडिंग को, जो आपका कंटेंट नॉलेज है उसकी पेडागॉजिक अंडरस्टैंडिंग को एपिस्टेमोलॉजी में बदलना है। और हाँ, अगर आप भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर करना चाहते हैं तो इसमें से किसी एक शास्त्र का दामन, कोई भी एक चीज थाम लीजिए आप, और आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, क्यों ऐसा करते हुए अगर इसकी पेडागॉजिक इंप्लीकेशंस आपको देखना है तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे। पहले, जैसे मैंने कहा कि आपकी एपिस्टेमिक कन्विक्शन को जन्म देना होगा, नंबर 1। उसके आधार पर एपिस्टेमिक बिलीफ को बनाना पड़ेगा और तभी किसी कंटेंट को आप ट्रूली एपिस्टेमिक पेडागॉजिक बेस के आधार पर पढ़ा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते थे, जिसमें लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक 3 है, तो सबसे मुश्किल मैथमेटिक माना जाता था। केवल लीनियर प्रोग्रामिंग से व्हाट इज सेट की डेफिनेशन पढ़ाने के लिए 20 पेज का मटेरियल बनाना पड़ता था। अब ब्रांचिंग तो छोड़ दीजिए आप, ठीक, कितना टफ काम था। अगर हमें एक मॉडल को लेके करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसका एक छोटा सा नमूना हम देते हैं। आप सबने भी पढ़ा होगा और पढ़ाते भी अभी आप होंगे और पढ़ते भी होंगे कि जब हम पहली बार गए बीएड की क्लास में तो लोगों ने पढ़ाया मैथमेटिक्स के क्लास में और दूसरे इंस्ट्रक्शन के क्लास में, इंडक्शन इज अपोजिट टू डिडक्शन एंड डिडक्शन इज अपोजिट टू इंडक्शन। न्याय शास्त्र का अध्ययन किया तो न्याय शास्त्र का आगे नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है। क्या है दोनों? कहा कि बोथ आर द 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। इट मींस a coin cannot become a coin until unless it has got 2 faces, head and tail both. So for the construction of the knowledge or acquisition of the knowledge or to arrive at the true knowledge, you need to have the composition of the induction as well as the deduction. And why this debate started? This debate started because, you know, the Socratic traditions, from the Socratic traditions, Aristotle came out with the Aristotic reasoning, which is called as syllogistic reasoning, syllogism, and which is based on deductions. And on the contrary, challenging this tradition, Francis Bacon came out with an idea of inductive logic, method of induction. And then, forget about it, even the natural sciences got divided into 2 blocks. The mathematicians started saying we are deductive in nature, and the science people,
particularly the physics people started telling and claiming that we are inductive in nature. For us, we need inductive logic, and for mathematics, you need deductive logic. But to my wonder, when I started researching this, I was amazed to see that Nyaya epistemology, Nyaya logic, and Nyaya system of cognition doesn't bring any distinction between the two. They say they are the two inseparable parts. Now, as a researcher, when I wrote my thesis finally, I wrote very, very clearly, and still I claim that no induction is possible in this world without deduction, and no deduction is possible in this world without induction. So induction and reduction both go simultaneously, and that's the pedagogic implication that you can learn from Nyaic logic and Nyaic epistemology. Similarly, I can give you the examples from all the epistemology, whether it is a Vaisheshik, Maimansik, Vedantic, even the Buddhist tradition, Jainism, even the Chavak one. Now, the challenge is, can we make a lesson plan based on one source of knowledge, based on two sources of knowledge, three sources of knowledge, four sources of knowledge, and up to 8 sources of knowledge in Indian tradition or Indian thought system? I haven't seen anyone. Like yesterday only, one of the assistant professors from University of Allahabad asked me, can you give me an example that how induction and deduction are inseparable, and no induction is possible without deduction, and no deduction is possible without induction? And I gave her the example of how to teach the concept of simple interest. What is the problem? The problem is when we teach in the classroom at the school level, we teach subject content, taking a clue from the Western discourses. हमारा पूरा का पूरा लेसन प्लानिंग उस पर बेस्ड। मैं प्रोफेसर ब्लूम का बहुत बड़ा आलोचक रहा हूं, और पूरा वर्ल्ड मैं जानता हूं कि प्रोफेसर ब्लूम की जितनी पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड में, उसका 1% नहीं कभी मेरे जीवन में होगा। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मुझे याद है कि एक यूनिवर्सिटी में यहीं दिल्ली में मैं इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने पूछा, हु आर यू टू क्रिटिसाइज प्रोफेसर ब्लूम? I said, Professor Bloom was an educationist, but not an epistemologist. I have studied epistemology and studied epistemology. So being an epistemology, I have every fundamental right to criticize Professor Bloom or Bloom taxonomy. जिसको cognitive domain में उसने कहा knowledge, understanding, skill, application, analysis और synthesis, और knowledge को lowest form of knowledge का। Basically वो acquaintance है, वो information है, वो knowledge नहीं है। It means क्योंकि उनको नॉलेज की एनालिसिस का नहीं पता था। अगर मुझे आज पेपर लिखने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पे, इन सब अंडरस्टैंडिंग के आधार पे किया जाए, तो मैं एक लाइन में आपसे शेयर करता हूं, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप जो पूछना चाहें आप पूछेंगे। वो ये कि सबसे पहले किसी भी वस्तु का या विषय वस्तु का आपकी पास सूचना होती है, यानी एक्वेंटेंस होता है। उस एक्वेंटेंस के आधार पे एक खास प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आप बनाते हैं। ठीक, जैसे आज मुझे से कोई पूछे कि भाई सेट को परिभाषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बच्चा था तो एक ही चीज जानता था, हाँ सेट परिभाषित किया जा सकता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा बड़ा हुआ कहा नहीं, इट्स नॉट कलेक्शन ऑफ, एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कॉल्ड सेट। मैंने कहा देन व्हाट, द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बड़ा हुआ तो ये जाना, उससे और बड़ा हुआ तो अब मैं जानता हूं कि सेट को परिभाषित किया भी जा सकता है और सेट को नहीं भी परिभाषित किया जा सकता है। अगर आप जॉर्ज कैंटर का लाइन ऑफ एक्शन लेंगे तो आप सेट को परिभाषित कर सकते हैं। आप रसल का लाइन ऑफ एक्शन लेंगे तो परिभाषित नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स में साफ उसने लिखा है, पढ़िए जरा, जो गणित के लोग हमसे जुड़े होंगे। कहना मेरा ये है इन शॉर्ट कि किसी भी एक को, उसको तो सबसे पहले क्या होता है कि इस विषय वस्तु का, जैसे सेट का एग्जांपल मैंने लिया, समुच्चय से हम जान पहचान बनाते हैं। अच्छा, इसको समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय के आधार पे एक खास समझ को बनाते हैं। उस खास समझ के आधार पे एक खास प्रकार का कौशल को विकसित करते हैं। उस कौशल का उपयोग करते हैं, जिसको एप्लीकेशन करते हैं। और उपयोग करने के दौरान हम 2 क्रियाएं करते हैं, विश्लेषण भी और संश्लेषण भी। और जब ये यात्राएं जो शुरू हुई थी जान पहचान से, समझ तक पहुंची, समझ से
कौशल तक पहुंचा, कौशल से उसका एप्लीकेशन तक पहुंचा, एप्लीकेशन से विश्लेषण तक पहुंचा, विश्लेषण से संश्लेषण तक पहुंचा, और पहुंचते तक जब उस जान पहचान और को और एनरिच करते हैं तब नॉलेज होता है। इसलिए फॉर मी नॉलेज इज द साइक्लिक, जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, टाइम कम बच गया, बट मैं दिखाता आज आपको, इस साइक्लिक प्रोसेस को पूरा होने के बाद ज्ञान होता है। इसलिए क्या जरूरी है, जो आज ही सोच के मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि किसी भी विषय वस्तु को विषय वस्तु के रूप में ना पढ़ाएं आप, या किसी विषय वस्तु को केवल पेडागोजिक दृष्टिकोण से ना पढ़ाएं। किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्यों पेडागोजी चाहिए आपको? ताकि वो जान जाए ना, ताकि उसका ज्ञान हो जाए ना उसको। अगर रियलिस्टिक फिलॉसफी में बात करें, रियलिज्म में बात करें, तो ज्ञान को एक्वायर कर ले, और कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी या कंस्ट्रक्टिविस्ट एंटी रियलिज्म में बात करें तो उसका निर्माण कर ले। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो विषय वस्तु को ज्ञान में बदलना होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया, उस विषय वस्तु का ज्ञान उसके मस्तिष्क में और उसका ज्ञान जो हम तक पहुंचता है, दोनों समान है? नहीं है। और इसीलिए हमें वो मजा नहीं आता है जो पाइथागोरस को आया था, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो उससे पहले भी मौजूद था। सब लोग राइट ट्रायंगल को देख रहे थे, यूक्लिड ने भी देखा था। यूक्लिड को ये ज्ञान क्यों नहीं आया? उसने कहा इसकी खूबसूरती को जरा देखते हैं, इन तीनों भुजाओं और तीनों कोण के संबंधों की खूबसूरती को जानते हैं, उसकी सौंदर्य एस्थेटिक सेंस को पहचानते हैं। उसने कुछ और नया दे दिया। रेन डेकार्टे ने पूरी यूक्लिडियन ज्योमेट्री को चुनौती देते हुए कुछ और दे दिया, जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और भी ज्योमेट्री के शेप आ गए। कैसे आए ये सब? इसलिए शिक्षण में विषय वस्तु नहीं, विषय वस्तु को ज्ञान में बदलना है, और ज्ञान को एक खास पेडागोजिक माध्यम से वहां तक पहुंचाइए, तब वो बनेगा। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, और इसके बाद कुछ और नहीं। तो क्या करें आप एक एपिस्टेमिक मॉडल डेवलप करिए इन इंडियन थॉट सिस्टम के आधार पे, उसका एक कॉग्निटिव मॉडल बनाइए और पेडागोजिक मॉडल बनाइए, और तीनों मॉडल को कंबाइन करके कोई एक छोटा सा करके करिए। यही आज टास्क है। प्रोफेसर अमिता पांडे जी ने मुझसे कहा था कि आपको एक वर्क दिया जाए, तो आप कोई भी विषय वस्तु ले लीजिए, संस्कृत का कोई श्लोक ले लीजिए, या योग सूत्र का कोई सूत्र ले लीजिए, या न्याय सूत्र का कोई सूत्र ले लीजिए, या अगर आप संस्कृत के नहीं है तो गणित का कोई ले लीजिए, और ये 3 मॉडल बनाइए और आप सबमिट कर दीजिए। जो भी आप समझे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पुस्तक आप पढ़ें, अब तक जो अगर आपने ध्यान से सुना हमें, और जो भी समझ आपकी बनी उसके आधार पर लिख दीजिए। यही आपका होमवर्क भी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार जब हम बात करते हैं कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, और ये स्टोरी मैंने बनारस में विद्यानिवास न्यास के मंच से शेयर किया था वहाँ के तमाम लोगों को। तो उदयनाचार्य की एक छोटी सी स्टोरी है, और वो स्टोरी मैं मैथिल होने के बावजूद विद्यानिवास मिश्र के पुस्तक में ही पढ़ी, और उस पुस्तक को मुझे लगता है, हालांकि वो भाषण था उनका, बाद में एनसीटी ने उसको पुस्तक में बदला, अध्यापन एक भारतीय दृष्टि। तो कहते हैं कि उदयनाचार्य, तो अब मुझे एक स्टोरी के बदले में 2 स्टोरी आपसे शेयर करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं दोनों स्टोरी आपसे शेयर कर लूं। जी सर। ओके। तो क्या हुआ कि उदयनाचार्य बहुत गरीब थे, बहुत निर्धन थे, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, तो बहुत अक्खर थे। वो राजा के पास जाते नहीं थे। अगर आप मिथिला जाएंगे तो उनका जो गांव था, बीच में एक नदी है गंडक, उसके किनारे था, और वहां जाने के लिए उनको उस नदी को पार करना होता, तभी वो राजा दरभंगा महाराज के पास पहुंच पाते, क्योंकि वो स्वयं में प्रकांड विद्वान रहे, और उस राजा के जितने संतति थे सब विद्वान ही रहे, क्योंकि वो न्याय परंपरा के ही शिक्षक थे, वो जो राजा थे। उनकी पत्नी ने एक दिन ताना देते हुए कहा कि तुम अपने को बड़ा विद्वान कहते हो, भूखे तो मर रहे हो, कैसा विद्वान हो, क्यों नहीं चले जाते हो? सभी पंडित जाते हैं राजा से कुछ लेने के लिए, तुम भी चले जाओ और अपने ज्ञान का बखान करो, शायद तुम्हें कुछ दे दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास अगर सच्चा ज्ञान और सच्ची विद्या है तो भूख अपने आप मिटेगी, कोई ना कोई आके मुझे देगा। और आपको पता है कि पहले विद्यालय महाविद्यालय नहीं हुआ करता था, विद्यापीठ हुआ करता था, और वो विद्यापीठ आज की तरह विद्यापीठ नहीं था जिसमें एक वाइस चांसलर हो, बहुत सारे टीचर हो, ऐसा नहीं होता था। विद्यापीठ का मतलब जो प्राचीन व्यवस्था है उसमें है, एक ही व्यक्ति उस विद्यापीठ का अधिष्ठाता होता था।
यानी सर्वे सर्वा होता था, जिसको आज डीन कहते हैं। तो वो जाते नहीं थे, लेकिन वो कमाल के विद्वान थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन पत्नी ने जब बहुत दाना दिया और दरिद्रता बहुत आ गई, तो अंत में उन्होंने गुस्सा के कहा कि ठीक है, तुम ही चले जाओ मेरे बदले में मांगने के लिए। तो इतनी दरिद्र स्थिति हो गई थी कि उनकी पत्नी चली और नदी के किनारे पहुंची, और नदी के किनारे पहुंचने के बाद उस मल्लाह को कहा कि मुझे पार करा दो। तो कहा आपको खेवा देना पड़ेगा, यानी कि पार कराने का किराया देना होगा। उसने कहा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं राजा के पास से जब लौट के आऊंगी, जो कुछ राजा देंगे उसमें से तुम्हें कुछ दे दूंगा। कहा आप कौन हैं? तो कहा कि मैं एक पंडित की बीबी हूं। कह रहे मिथिला में कोई और पंडित तो है ही नहीं, एक ही तो पंडित है, एक ही तो विद्वान है। तो उनकी पत्नी ने पूछा उस मल्लाह से कि अच्छा वो कौन है? तो कहा वो तो उदयनाचार्य है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जरा नाव को मोड़ लो। कहा क्या हुआ? कहा नहीं, अब मुझे राजा के पास नहीं जाना है। इस स्टोरी को बोलते हुए मैं बहुत ज्यादा वो होता हूँ, रूंझता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब नहीं जाना है, इसको वापस कर लो। कहा क्यों? तो अपने मन से बात करते हैं कि जिस पंडित का नाम एक मूर्ख मल्लाह भी इस राज्य में जानता है, मैं कैसी अभागिन पत्नी हूं कि उसके विद्या को बेचने के लिए राजा के दरबार में जा रही और वापस आ जाती है। यानी शिक्षक को अपने शिक्षत्व पे, अपने ज्ञान पे, ये वही उदयनाचार्य है जिसने पुरी में जाके जगन्नाथ मंदिर के सामने, जब वहां के पंडों ने कहा था कि पाठ बंद हो चुका है, भगवान सो चुके हैं, वो आपको दर्शन नहीं देंगे, तो कहा ठीक है मैं जाता हूं। लेकिन भगवान को ललकारते हुए वो जब चले थे तो कहा था, रे मूर्ख भगवान, तुम्हें नहीं पता कि जब बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पे ईश्वर नहीं है, मैं उदयनाचार्य अपने तर्कों से तुम्हारी सत्ता को इस धरती पे स्थापित करता हूं और तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। और कहते हैं, आप अगर जाएंगे पूरी तो ये स्टोरी वहां के पंडों से पूछेगा कि भगवान का पाठ खुलता है और वो साक्षात दर्शन देते हैं। कहने का मतलब, लेकिन क्या किया उसने? उसने सिर्फ न्याय का अध्ययन किया, सिर्फ न्याय के तर्क का अध्ययन किया और पूरी जिंदगी लगा दी। और उन्हीं का छात्र था गंगेश। इसलिए मैंने कहा दो स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, पति और पत्नी रात में अक्सर सोने से पहले दिनचर्या की बातों को करते हैं। तो पत्नी ने उनसे पूछा सोते हुए कि इस साल 1 साल गुजर गया, लेकिन आपने बताया नहीं कि इस साल जो आपके विद्यापीठ में छात्र हैं उसमें सबसे अच्छा छात्र कौन है? तो कहा कि मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा कि कहीं उसकी नजर ना लग जाए। कहा कि वो इस साल का नहीं, आज तक के मेरे जीवन में जितने छात्र आया वो सर्वश्रेष्ठ छात्र है। और संजोग देखिए, जिस छात्र का वो वर्णन करने अपने पत्नी से जा रहे हैं, वो छात्र को सबसे ज्यादा जलील करते थे, सबसे ज्यादा प्रताड़ना देते थे। और वो छात्र का नाम था गंगेश, जो बंगाल से न्याय शास्त्र का अध्ययन करने उदयनाचार्य के विद्यापीठ में आया था। और गंगेश उस दिन हाथ में छुरा लिए हुए अंधेरे में उसी कोठरी में जिसमें ये पति पत्नी सो रहे थे वो था। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से मुझे जलील करते हैं ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आज अपने गुरु की हत्या कर दूंगा। और इसी बीच में पति और पत्नी के बीच में संवाद चल रहा है और वो कह रहे हैं, तो पत्नी कहती है नहीं, मेरी नजर नहीं लगेगी उसे, कम से कम आप मुझे तो बताइए। तो कहा उसका नाम है गंगेश। और कहा देखना, आज तक मिथिला के विद्वानों ने, मैं गौतम, वात्सायन, वाचस्पति, इन परंपरा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाद के विद्वानों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अब तक जो कुछ नहीं किया, गंगेश इन सबसे अलग जाके वो करेगा जो अब तक न्याय की परंपरा में, इसकी पारंपरिक धारा में किसी ने नहीं किया। और इतना कहते हैं और गंगेश के हाथ से उसका छुरा अपने हाथ से गिरता है और उसके पैर पे गिरता है और उसको जख्म होता है और वो चिल्ला उठता है। तो दोनों पति पत्नी उठते हैं और फिर गंगेश अपने गुरु का पैर पकड़ लेता है और कहता है आज तो अपराध हो रहा था। मैं ये दो स्टोरी इससे आपने शेयर किया कि ज्ञान की परंपरा में
न्याय की जो तर्क शक्ति है, जिसका मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा अध्ययन, एजुकेशन तो सेकेंडरी में मानता हूं, इसको जुडिशियल सिस्टम में पढ़ाया जाना चाहिए, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर एक जज का आप नाम लेंगे जो न्याय की धारा से अपने जज के अपने डिसीजंस को लिखा करता था, वो है जस्टिस काटजू। तो मैं जब हाईकोर्ट गया था वहाँ राजस्थान, तो हमारे एक मित्र हैं, वो आए थे वहाँ और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो मैंने उस परंपरा के आधार पे लेक्चर दिया था। और एक यहीं गुड़गांव में MDI में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में, कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्याय सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग। दिक्कत क्या है, आज हम अपनी परंपरा के ज्ञान को सिर्फ अनुवादिक स्तर पे पढ़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसको प्रायोगिक स्तर पे हम पढ़ें। हम बहुत कुछ इसके अंदर है जिसको हम नहीं जानते हैं और समझते हैं। और ये जो दो स्टोरी की, एक इसलिए कि शिक्षक का गुण कैसा होना चाहिए और शिक्षक अपने छात्रों को तराशने में किस प्रकार का अभिमान और फक्र करना चाहिए। आज तो उल्टा हो रहा है, नहीं? और इसीलिए मैं ये स्टोरी आपसे कहा था कि शेयर करो। थैंक यू फॉर योर इंडल्जेंस इन माय स्टोरी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन आप प्रोफेसर पांडे से पूछिए, अगर वो इजाजत दें तो आप पूछ सकती हैं। टाइम बहुत हो गया है, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लो फिर हेलो जी सर, मेरा नाम सोनिया गुलेरिया है। और सर आपने एक कहा था ना कि संज्ञा किसी वस्तु या हम बोलते हैं कि स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आपने बोला कि यह अधूरा ज्ञान है। आपका अभी चैट में आया भी था कि संज्ञा क्या है। देखिए, मेरे अनुसार अगर आप ज्ञान मीमांसीय आधार पे संज्ञा को परिभाषित करने कहेंगे तो उसका बेस्ट डिफिनेशन होगा नाउन इज नेमिंग। नाउन इज नेमिंग यानी जिसका भी नामांकरण किया जा सके, चाहे जिसका नामांकरण हो गया है या जिसका नामांकरण अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि हम 20% से ज्यादा इस कॉस्मोस के बारे में नहीं जानते। 80% तो ब्रह्मांड के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो मान लीजिए उस ब्रह्मांड को जब जानेंगे तो उसका नामांकरण कैसे करेंगे, उसका नाम कैसे करेंगे, क्योंकि नाम तो है नहीं आज। तो मेरे अनुसार उसकी परिभाषा हो गई कि नाउन इज नेमिंग। सो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज नाउन। इसलिए जिसका नामांकरण किया जा सकता है, जिस भी चीज का नामांकरण संभव है, वो सब संज्ञा है। इसलिए केवल उसमें स्थान, व्यक्ति और वस्तु नहीं है। वयम अत्यंतं कृतार्थः स्मः। बहु विहंगम यात्रा दर्शनानाम आचार्येण कारिता। इसलिए हम हृदय से श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, हमारी परियोजना अध्यक्षा की तरफ से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से सर को अत्यंत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इस तरह सर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। पहले सर का दूसरा विषय सुना था और आज दूसरा सुना है, दोनों में ही एक जैसी ओजता और एकदम सक्रियता सर की देखी। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा सर। आपको कोटिशा धन्यवाद। आगे भी आपका मार्गदर्शन बना रहे। सबको धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।